अच्छा, हम दो लाइनें पढ़ी, हमने लिखा एक तो व्यापारिक के अंदर था, इसका मतलब व्यापार करते हैं, किस चीज का व्यापार करते होंगे? तो यहां से हमें बड़ी मात्रा में तांबे की भट्टियां मिलती है। क्या मिलती है? इसका मतलब एक तो निर्यात किसका करते होंगे लोग? तांबे। तो लिख लो तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेसेस। तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेसेस। क्या प्राप्त होती है हमें यहां से? तांबा। अभी भी आप नोटिस करेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आपके यहाँ उदयपुर राजसमंद वाले बेल्ट में अभी भी तांबा निकलता है। दरीबा वरीबाल वाले जो बेल्ट अभी तक भी तांबा निकल रहा है यहाँ से, तो तांबा निकल रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम भी यहाँ पे तांबा निकलता होगा। तांबे को मेल्ट करने के लिए कहाँ पे लाते होंगे वो? आहड़। तो यहाँ से क्या मिली? तांबे की भट्टियां। फिर ये यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की साइड में आगे भेजते होंगे। इतना तांबा मिला कि इसका नाम ही पड़ा ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है इसको? डैश लगा के लिखो, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। अब कोई पूछे ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? आहड़। क्यों कहा जाता है? तांबे की भट्टियां मिली। और किसका निर्यात वगैरह करते होंगे? तो रंगाई छपाई के अवशेष मिलते हैं हमें यहां से। तो यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग था, लिखो रंगाई छपाई उद्योग। डाइंग एंड पेंटिंग इंडस्ट्री। डाइंग एंड पेंटिंग इंडस्ट्री। कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर छपाई, मतलब इसे यहाँ पे फूल पत्ती बनानी, देखो ठप्पा लेना पड़ेगा, उसके ठप्पे लगाने पड़ेंगे, अलग अलग कलर का वो करना पड़ेगा। तो रंगाई छपाई के अवशेष प्राप्त होते हैं। कोई पूछेगा रंगाई छपाई के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से? तो इसका मतलब एक तो कपड़े को रंगाई छपाई करके बाहर भेजते होंगे लोग, साथ में क्या भेजते होंगे? तांबा। अच्छा, यहाँ से कुछ बाहर भेजते हैं, जिसका मतलब बाहर से कुछ मंगाते भी होंगे। तो क्या मिला हमें बाहर की? कौन सी चीजें यहाँ पर मिलती है? लिखो लाजवर्धमन के, लाजवर्धमन लिखो आप, मैं समझाता हूँ। लेपिस लाजुली बीड्स। नरेंद्र सर ने बताया होगा ये तो, सिंधुगढ़ सभ्यता लेपिस लाजुली पढ़ा होगा। तो लेपिस लाजुली को हिंदी में लाजवर्द कहते हैं। लाजवर्धमन के लेपिस लाजुली बीड्स, ये अफगानिस्तान में होते थे। कहाँ होते थे? अफगानिस्तान में। और यहाँ पर मिले, इसका मतलब इन लोगों का किससे कनेक्शन है? अफगानिस्तान से कनेक्शन। नीले रंग का पत्थर होता है। किस रंग का पत्थर होता है? ये जैसे ये बाटे, वही जैसे लाल रंग का पत्थर है मूंगा, वैसे जो नीले रंग का जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं? लाजवर्द। क्या बोलते हैं उसको? लाजवर्द। कहाँ मिलता था? अपने कहाँ से मिला है? आहड़ से। किस तरफ इशारा करता है? आहड़ से लाजवर्द मनकों का मिलना क्या बताता है? कि इनका विदेशी सभ्यताओं के साथ में क्या था? मैं अभी रसिया गया हुआ था, तो वहां पे राजा के दो महल है, एक का नाम है विंटर पैलेस, एक का नाम है समर पैलेस। तो वहां हम उस महल में घूम रहे थे, तो वहां गाइड ने बताया वहां रसिया में एक आपके ग्रीन कलर का एक पत्थर निकलता है। इस पत्थर का नाम है मेलेकाइट। क्या नाम पत्थर का? मेलेकाइट नाम का ग्रीन पत्थर निकलता है वहां, और वो बहुतायत के अंदर निकलता है। उस गाइड ने हमें बताया कि रसिया के लोग ये मानते हैं कि जो ये हरे रंग का जो पत्थर होता है, जो ग्रीन रंग का स्टोन जो होता है, ये सिंबल ऑफ पावर है, शक्ति का प्रतीक है। जिसके पास में हरे रंग का जितना ज्यादा पत्थर होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। तो कि राजा महाराजा अपने पास खूब सारा पत्थर इकट्ठा करवाते। रसिया में निकलता तो इकट्ठा करवाना बड़ी बात भी नहीं थी, इसलिए कमरे में चारों तरफ पत्थर पत्थर लगा, एक पूरा कमरा जिसमें पूरे में हरी हरी वॉल पे लगा रखा है, वो मेज भी बना रखी है, टेबल भी उसी की बना रखी है, कुर्सी में भी वैसा ही उन्होंने लगा रखा है, टेबल स्टैंड उसी का बना रखा है, सब तरफ वो हरा हरा पत्थर है। उसने ये भी बताया कि आज भी आप पुतिन की कोई फोटो देखो, यदि पुतिन अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है तो उसके चारों तरफ हरा है, उसका पेपर वेट है वो भी हरा मिलेगा, उसका पेन स्टैंड है वो भी हरा मिलेगा, ग्लोब है तो वो भी हरे रंग का मिलेगा। ये सारे हरे रंग वाले पत्थर का यूज में लिया जाता है वहां पर। तो उसने कहा कि ये हरे रंग वाला जो पत्थर था ये रसिया में ज्यादा, तो रसिया के राजा खूब सारे रखते, पर यूरोप के बाकी राजाओं को भी लगता कि यार हम भी इस पत्थर को यूज में लें, पर महंगा बहुत था, बाहर इतना होता भी नहीं, तो वो रसिया से मंगवाते। अब खरीदोगे तब तो फिर थोड़ी चीजें खरीद पाओगे, ज्यादा कहाँ खरीद पाओगे। तो इंग्लैंड की रानी है तो उसने बेचारी ने एक नेकलेस बनवा लिया, उसमें हरे रंग के पत्थर लगवा लिए, उसने मेलेकाइट लगवा लिया। स्वीडन का कोई राजा है उसने अंगूठी पहन ली मेलेकाइट वाली कोई। ऐसे कैसे रसिया में एक पत्थर होता है लाल रंग का पत्थर होता है, इसको बोलते हैं अंबर। क्या बोलते हैं? अंबर। अंबर को मानते हैं सिंबल ऑफ हेल्थ, जिसके पास अंबर है वो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। क्योंकि रसिया में लोग आज भी वो हरे रंग का कुछ ना, लाल रंग का कुछ ना कुछ पहन के घूमेंगे, कि किसी ने ब्रेसलेट पहन लिया, किसी ने कोई गले में पहन लिया, किसी ने कान के झुमके उमके बनवा लिए। वो मानते हैं कि इसे बीपी नहीं होता, इसके हार्ट की बीमारियां नहीं होती, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो एक पूरा कमरा है जिसमें वो लाल रंग का पत्थर लगा रखा उन्होंने। जो कि ये का ये इंग्लैंड के राजा रानी टाइप के जो लोग होते उनके पास तो थोड़ा बहुत मेलेकाइट थोड़ा बहुत अंबर होता, तो कोई अंगूठी या नेकलेस वगैरह बनवाते, यहाँ राजा ने पूरे कमरों में लगा रखा। इसलिए कभी इंग्लैंड का, स्वीडन का, फ्रांस का, जर्मनी का राजा रानी जब रसिया आते तो रसिया वाले उनको दिखाते कि देखो हम कितने अमीर हैं।
तो उनके तो एक गले में एक नेकलेस पहन रखा जिसमें हरा पत्थर है, वो उस कमरे में लेके जाते जिसमें चारों तरफ क्या है, हरा, और उसको दिखा दे कि बुकड़ों इधर देखो देखो, अमीर तो हम लोग हैं, तुम लोग अमीर नहीं हो। तो यूं करते करते वो हमें अलग अलग कमरा दिखा रहा था। तो एक कमरे में नीला ही नीला पत्थर लगा हुआ था। वो कुछ बोलता उससे पहले मैंने कहा कि ये लेपिस लाजुली है। तो उसने कहा ये आपको कैसे पता लेपिस, मगर अफगानिस्तान का नीला पत्थर है। तो हाँ ये भी रशिया के राजा अफगानिस्तान से मंगवाते। तो मैं कहा अफगानिस्तान यहाँ है, इसके एक तरफ रशिया, तो इधर इंडिया भी तो है। अफगानिस्तान से यदि रशिया वालों ने मंगा लिया तो इंडिया वालों ने तो मंगाया कर, हमारे तो राजा ने भी नहीं मंगाया, हमारे तो आहड़ में व्यापारी मंगा गए थे। इसलिए लेपिस लाजुली हमारे तो यूं हर घर में मिल जाया करता था। तो ये भी अब ये बताओगे कि देखो राजा लेपिस लाजुली प्रयोग करता था। लेपिस लाजुली गंगानगर का गांव, उसमें 8,000 मन के मिले हैं। बरौर, कौन सा गांव है, बरौर, आगे पढ़ेंगे। एक ही गांव के अंदर 8,000 मन के, इसका मतलब अपने इधर वाले भी खूब खरीदा करते होंगे। तो आहड़ व्यापारिक के अंदर इसका पता इससे भी चलता है कि वहां से हमें क्या मिलते हैं, लाजवर्द मन के। ये कौन से देश की तरफ इशारा करते हैं, लिख लो कोष्टक में अफगानिस्तान, याद रहेगा आपके थोड़ा। लेपिस लाजुली, आप एक नोटिस करो, अपने पानी के बर्तन होते हैं ना, जो जैसे जग है ना, या जैसे बाल्टी है, उनमें सब में हैंडल होते हैं। जग के साइड में हैंडल लगा दिया, बाल्टी के हमने ऊपर हैंडल लगा दिया कि यार ताकि पानी वानी कहीं लेके जाए तो गिरे नहीं, छलके नहीं, उससे पकड़ने की सही व्यवस्था हो। यहां से एक बर्तन मिला हमें पानी का, और उसमें हैंडल नहीं है, बिना हत्थे का जलपात्र। क्या मिला है, लिखो एक बार फिर मैं समझाता हूं। लिखो, बिना हत्थे का जलपात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जलपात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट, बिना हत्थे का जलपात्र, विदाउट हैंडल वाटर पोट। क्या मिला हमें, हमने कहा यार अपने तो यहां पे होते ही नहीं थे, ये बिना हत्थे का जलपात्र कहां से आया। फिर हम जब बाकी सभ्यताएं देखते हैं तब देखते हैं कि ऐसे जलपात्र ईरान में हुए थे। कहां पर हुए थे, इसका ईरान के लोग कोई सामान खरीदने आए होंगे, बदले में देखे गए होंगे। ईरानी सभ्यता की जानकारी आहड़ की किस वस्तु से मिलती है, लिख लो, इससे ईरानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन सिविलाइजेशन, इससे ईरानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन सिविलाइजेशन, इससे ईरानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन सिविलाइजेशन। लिखो, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, एक कॉइन विद अपोलो पेंटिंग, अपोलो के चित्र वाला सिक्का। हमने फिर कहा यार अपोलो अपना देवता था ही नहीं, अपोलो देवता था यूनान का। कहां का था, इसका मतलब इसे कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है, यूनानी, लिख लो, इसे यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन, इसे यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, एक मूवी, हॉलीवुड की मूवी आप में से किसी ने देखी, ट्रोय, ट्रोय, ट्रोय नाम की एक मूवी है। तो उसमें ट्रोय में ब्रैड पिट हीरो ऐसा है। तो ब्रैड पिट एक मूर्ति तोड़ता है, तो मूर्ति तोड़ने के बाद उसका डायलॉग ये रहा तुम्हारा अपोलो, सूर्य का देवता। तो जिसको अपने सूर्य बोलते हैं यूनान के लोग, उसको क्या बोला करते, अपोलो। क्या बोलते हैं, अपोलो। तो एक अपोलो का सिक्का मिला। अपोलो किसका देवता था, यूनान का। यूनान में अपोलो किसको बोलते थे, सूर्य। लाजवर्द मन के मिले जो कि अफगानिस्तान के। बिना हत्थे का जलपत्र मिला जो कि ईरान का है। हमें अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला जो कि यूनान का। ये इस तरफ इशारा करता है कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र है। आहड़ कैसा केंद्र है, व्यापारिक केंद्र, और उसका विदेशी सभ्यताओं के साथ में क्या है, संपर्क। व्यापारिक केंद्र है तो इसका मतलब सामान तोलते होंगे, तो तोलने के लिए बाट है, लिख लो बाट। तोलने के लिए क्या मिले यहां से, बाट, बाट मिले, वेट मिले यहां से, है ना। अब कभी आपके कोई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ प्राचीन काल का एक व्यापारिक केंद्र था, आप इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, बता सकते हो, है ना। आप बताना कि भाई आहड़ में तांबे की भट्टियां तथा रंगाई छपाई उद्योग के अवशेष इस तरफ इशारा करते हैं कि वहां से आयात निर्यात तो किया जाता था, तथा बाटों की उपस्थिति बताती कि आयात निर्यात होता था। किन देशों के साथ आयात निर्यात होता था उसकी जानकारी ये है कि हमें अफगानिस्तान के लाजवर्द मन के, ईरान का बिना हत्थे का जलपत्र और यूनान का अपोलो का सिक्का मिला। इसका मतलब उनका संपर्क अफगानिस्तान, ईरान और यूनानी सभ्यताओं के साथ में रहा। दोनों चीजें हम बेचते हैं, ये भी पता होना चाहिए, वहां से क्या आया था ये भी होना चाहिए। व्यापार वही तो होता है, आयात निर्यात। उधर से क्या आ रहा था, हम क्या बेच रहे थे, हो जाएगी। आई बात समझ। आहड़ से सबसे अधिक कोई चीज अपने को मिली है तो मिले हैं काले व लाल मृद भांड। क्या मिले, काले व लाल मृद भांड, लिखो देखे।
ब्लैक एंड रेड अर्धनवेयर्स, काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्धनवेयर्स। मृद, मृद का मतलब मृदा, मृदा का मतलब क्या हो गया? मिट्टी। भांडे मतलब बर्तन, भांडे मतलब मिट्टी के बर्तन है जी, कुछ नहीं, ज्यादा यूं सोचने वाली बात नहीं है कि बार जब मृद भांड बचा समझता भगवान जाने क्या मिल गया। मिट्टी के घड़े बड़े मिले हैं जी, थोड़े बड़े बड़े घड़े मिले हैं, किस किस रंग के? काले रंग के और लाल रंग के मृद भांड। इनको आज भी मिल जाते हैं ऐसे वहां पर, इनको वहां पर बोलते हैं गोरे या कोट। क्या बोलते हैं? डैश लगा के लिखो, इन्हें गोरे अथवा कोट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज गोरे और कोट, इन्हें गोरे अथवा कोट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज गोरे और कोट। ये सवाल पूछा हुआ है, साल भर पहले किसी एग्जाम में था। आहट से प्राप्त गोरे व कोट क्या थे? लाल व काले मृद भांड, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो मृद, मृद का मतलब क्या होता है? मिट्टी। भांड मतलब भांडे, भांडे भांडे कहते हैं, अभी बर्तनों को भांडे कहते हैं अपन। एक यहां से मर्ण मूर्ति, मर्ण मूर्ति वही मतलब मिट्टी की मूर्ति, लिखो बैल की मर्ण मूर्ति, बुल टेराकोटा, बैल की मर्ण मूर्ति। बुल टेराकोटा, मर्ण मतलब वही मिट्टी, मूर्ति मतलब मूर्ति हो गया। बैल की मूर्ति मिली है मिट्टी की, इसलिए नाम क्या दे दिया उसको? बैल की मर्ण। ये बैल की मर्ण मूर्तियां बनास नदी के आसपास के जितने गांव उन सब के अंदर मिली है, इसलिए नाम पड़ गया बनास का बैल। क्या नाम पड़ गया? लिखो, इसे बनास का बैल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल, इसे बनास का बैल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल, इसे बनास का बैल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बनासियन बुल। अब वापस सुनो, देखो, बैल की मर्ण मूर्तियां इस तरफ इशारा करती है कि यहाँ के लोग खेती करते हैं। बैल की मर्ण मूर्तियां ये बताती है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि खेती के लिए हल की आवश्यकता है। खेती के लिए हल की आवश्यकता, हल किससे चलाएंगे? तो आप देखो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मर्ण मूर्तियां मिलती है ना। यहां से बैल की मर्ण मूर्तियां मिली है। बैल की मर्ण मूर्तियां अपने आप इशारा करेगी कि ये कैसी सभ्यता हो गई है, यहाँ के लोग क्या करना सीखे हैं? खेती। दुनिया में हर चीज के पीछे और कोई कारण हो ना हो, एक कारण पक्का होता है, आर्थिक। कौन सा कारण होता है? आर्थिक कारण होता है। खेती के लिए हल की आवश्यकता थी, हल के लिए बैल की आवश्यकता थी, बैल गाय से प्राप्त होता है, इसलिए गाय पवित्र हो गई। गाय क्या हो गई? तो इसलिए कहा गया गाय को मारनी नहीं है भाई, क्योंकि यदि गाय मार दोगे तो बैल कहां से मिलेंगे? बैल नहीं मिलेंगे तो हल कैसे जोतोगे? हल नहीं जोतोगे तो खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो पैसे कहां से लाओगे? चीजें जुड़ी हुई आपस में। उन्हें खेती की आवश्यकता थी, इसलिए हल चाहिए। हल चाहिए तो इसके क्या चाहिए आपको? बैल। और देखो आप, बैल एक फुर्तीला जानवर होता है, इसलिए हल में उनके काम आया, इसलिए उन्होंने बैल से हल चलाना शुरू किया। उन्होंने पाडे से नहीं चलाया, है ना। यदि पाडा हल चला लेता तो भैंस पवित्र होती, तो पवित्र क्या होती? भैंस। पर पाडा थोड़ा सा सुस्त जानवर होता है, धीमे 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 देखा। बैल थोड़ा तेज चल लेता है, इसलिए उनको लगा अगर बैल काम का है। इसलिए आप और देखो, अपने घरों में जब बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और ज्यादा उछल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, देखो वो टोकड़ी है। गाय के बच्चे क्या बोलते हैं? तो फुर्तीला है, चंचल है, इधर उछल गया उधर उछल गया, अरे टोकड़ी की तरह करता रहता है सारा दिन। ये का ये अपना घर का कोई बच्चा सारा दिन पड़ा रहे, खाए, कुछ ही ना करेगा, पाडू है, कहते ना अभी, है ना। इसका मतलब पाडा सुस्त है, सुस्त है इसलिए हल में काम नहीं आया। बैल चंचल था, फुर्तीला था, इसलिए हल में काम आया। हल में काम है तो उन्होंने मूर्तियां बनाई। मूर्तियां उसी की तो बनेगी जो अपने कुछ ना कुछ काम आएगा। बैल उनके काम आ रहा था तो बैल की क्या बना ली उन्होंने? मण मूर्ति। आई बात समझ? चलो आगे लिखो। इसके बाद एक जगह से 6 चूल्हे मिले, लिखो 6 चूल्हे। क्या प्राप्त होते हैं एक ही जगह से 6? दो तरफ इशारा करते हैं, या तो ये है कि कोई ज्वाइंट फैमिली है, कोई बहुत बड़ा परिवार होगा, 50-60 लोग एक साथ कहीं पर रहते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक पानी गर्म करने के लिए चूल्हा रहा होगा, एक कोई दूध गर्म करने के लिए रहा होगा, एक पे सब्जी बनती होगी, रोटी बनती होगी, तो कितने चूल्हे हो गए? 6। या ये भी हो सकता है भंडारा करते हो, तो भंडारे वाले दिन आवश्यकता पड़ती होगी, भाई आज खूब सारे लोग आएंगे जीवने के लिए, खूब सारे आएंगे, तो अपने पास चूल्हे भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। देखो, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट
जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट, संयुक्त परिवार या किसकी जानकारी मिलती है? सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। किससे? एक जगह से 6 चलो भाई, खूब सारे लोग एक साथ खाना खाते हो। जैसे आप मोहनजोदड़ो के अंदर पढ़ते हो कि एक जगह से एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला है ना, ग्रेट बाथरूम है ना, वृहत स्नानागार, क्या बोलते हो आप उसको? वृहत। जब वो मिला तब ये समझ में नहीं आया इतना बड़ा करते क्या होंगे, इतना बड़ा क्यों बना लिया आपने, ये क्यों बना रखा है। फिर जब उसके आसपास की चीजों पे नजर पड़ी तो पता चला इसके आसपास में अग्निकुंड है। क्या है? इसका मतलब यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से पहले सारे नहा के आओ। तो हो सकता है बड़ा यज्ञ होता हो, उस बड़े यज्ञ के अंदर आसपास के लोग आते होंगे, आसपास के लोग आते हैं तो पैदल चल के आते होंगे, कहीं से पैदल चल के आते हो तो आपस में धूल मिट्टी से हो गए होंगे, या हो सकता है घर से नहा के नहीं चलाओ, यज्ञ में बैठो तो नहा धो के बैठ, तो नहा क्या। और आसपास की चीजों पे नजर पड़ी तब पता चला इसके पास में चेंजिंग रूम है। क्या उसके पास में? इसका मतलब तेरे जो कपड़े वो उतार, नए कपड़े पहन, एकदम नए कपड़े पहन कर यज्ञ के अंदर बैठ। और जब आसपास की चीजों में नजर पड़ी तो पता चला इसके आसपास में छोटे छोटे बाथरूम और बंद, इसका मतलब महिलाओं के लिए, इसमें महिलाएं भी यज्ञ में भाग ले, वो उधर नहा के आ जाए, ओपन वाला पुरुषों के लिए हो जाए, वो वाला महिलाओं के लिए हो जाए, महिला पुरुष यज्ञ में भाग ले उससे पहले नहा के, इसलिए इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी। आई बात सुन, तो ये कहिए सेम, एक जगह से खूब सारे चूल्हे मिले, इस तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है एक साथ ऐसा कोई उनके फंक्शन होता हो कि आज पूरे गांव वाले बैठ के एक साथ खाना खाएंगे। हो सकता हो सारे व्यापारियों को पार्टी देते हो कि नहीं भाई साहब एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए अपने देश के अंदर, इसलिए सबको एक बार सबमिट दी जाए और सबको बुला के यहाँ पर जिम्मा दो, कुछ ना कुछ तो ऐसा करते थे। एक चूल्हा जिसके 2 मुंह है, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, आज भी अपने घरों में होते 2 मुंह वाले चूल्हे, तो एक तरफ आप दाल बना लो, एक तरफ आप रोटियां सेक लो, उस पर लिखो 2 मुंह वाला चूल्हा। डबल फेस्ट स्टोव, 2 मुंह वाला चूल्हा, डबल फेस्ट स्टोव, फेस 2 फेस वाला ना, डबल फेस स्टोव, ये तो अभी तक घरों में मिल जाते हैं। इसके पास में रखा हुआ एक सिलबट्टा, सिलबट्टा समझ गए? मसाले वसाले पीसने के लिए, कुछ कूटने के लिए, ऐसा कुछ सिलबट्टा। अंग्रेजी में सिलबट्टे को सिलबट्टा कहेंगे क्योंकि अंग्रेजों के मसाले पीसते ही नहीं है, तो उनके सिलबट्टे होते ही नहीं थे, सिलबट्टे नहीं होते थे, फिर अपने ही था सिलबट्टा। हाँ, तो अंग्रेजों के नहीं होते मसाले वसाले वाला, वो वापड़े फीकी फीकी खाते हैं सीधे ना, सीधे सब्जी लाए, सब्जी उबाली, सीधी पानी में उबाल के खा ली, सिंपल खा ले, बनाते थोड़ी है सब्जी अपने तरह। सब्जी बनाने वाला इनके कुछ ही नहीं होता, लाए गोभी लेके, गोभी उबाली, उबालने के बाद रखी, रख के खा ली उसको सीधी सीधी। रोटियां बनाते नहीं वो लोग, ब्रेड बनी बनाई होती है, फ्रिज में रखी हुई है, 5-6 बजे शाम को निकाली, जैम वैम के साथ लगा के, जिस किसी के साथ लगा के उन्होंने खा ली। तो इसलिए वो 7 बजे के बाद कोई खाना ही नहीं खाते, 7 बजे तक उनका खाना बना हो जाता है। ये अपने ही है, 10 बजे तक बैठे रहे रोटी आसी है ना। अच्छा, मुझे ये और बड़ा अचंबा होता, अक्सर कहा जाता है कि खान पान तथा वेशभूषा जलवायु पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब गर्म जलवायु के लोगों को मसाले कम खाने चाहिए, अपने उल्टा है। मज गर्मी, जून की गर्मी, पसीना टपक रहा है आपके, और आप कहते हैं मिर्चें मिल जाए ना तो मजे आ जाए। भाई साहब कैसे मजे आ सकते हैं इस गर्मी में मिर्चों में, पर अपने खाते हैं, भयंकर वाली खाते हैं। वो मेरा एक रूममेट था बीकानेर में, वो बाद पुणे एमबीए करने के लिए चला गया, तो उसका पुणे में रूममेट को मराठी था, तो वो हंसता है कि एक बार कि मेरे को यार क्लास के अंदर बैठे बैठे भूख लगी 11 बजे, तो मुझे लगा यार एक क्लास बंक मारता हूँ, रूम पे जाके खाना खा के आ जाता हूँ, रूम पास में था। मैं रूम गया तब तक हमारा कुक ही नहीं आ रखा था, तो मुझे लगा यार कुक तो भगवान जाने कब आएगा, अपने अभी 2-3 रोटियां बना लेते हैं खुद ही और बना के खा के चले जाते हैं। तो मैंने कि जल्दी से आटा लगाया, आटे में नमक मिर्च डाल लिए और उसके परांठे बना लिए, नमक मिर्च वाले परांठे बना लेते हैं तो ये स्वाद भी लग जाएंगे, ठीक हो जाए। कि मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था, वो मराठी दोस्त आ गया, तो मराठी रूममेट आ गया, तो उसने कहा और भाई क्या हुआ, तो उसने कहा यार भूख लग गई थी, मैं तो वापस आया, कुक आया नहीं था, तो खुद ही रोटियां बना के खाने लग गया मैं। तो क्या बनाया, तो यार अब जल्दबाजी में नमक मिर्च के परांठे बने, ये बनाए। सब्जी, तो उसने कहा सब्जी कौन बनाता, टाइम वेस्ट होता, और घर से मिर्च का अचार आया हुआ था, तो मैं तो अचार के साथ ही खा रहा हूँ। तो उसने आगे देखा तो पास में कि मैंने दही भी रख रखा था, और दही में भी मैंने थोड़ी मिर्च डाल रखी थी, दही में भी नमक मिर्च डाल देते हैं ना। अब रोटियां मिर्च की, अचार मिर्च का, दही में भी आपके क्या है मिर्च, तो पास में पानी का गिलास पड़ा, तो उसने कहा इसमें ही डाल ले। इधर इधर दया क्यों बरती, थोड़ा पानी और भी मिर्च वाला। तुम राजस्थानियों को भगवान जाने और कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ यार ऐसे कैसे हुआ अपने यहाँ पे कि इतनी गर्म जलवायु में भी अपने इस प्रकार के मसाले खाने वाले लोग हुए, जबकि यूरोप वाले रहिए कोई भी इस प्रकार के मसाले नहीं। साउथ नहीं खाता, साउथ वाले नहीं खाते, उनके मसाले ज्यादा होते थे
मसाले होते ही उनके थे, उसके बावजूद वो इतने मसाले नहीं खाते। पर अपने भगवान जाने क्या कि अपने मसाले होते भी नहीं थे तो भी अपने हाउ बटके हैं, जितने मिल जाए उतने खा लें। अच्छा, विदेश वाले ना, मतलब ये खाते भी तो ऊपर से लेते हैं। जैसे पिज्जा नहीं आता आपका, तो पिज्जे में मिर्च वाली ऊपर से आती है कि भाई किसी को चाहिए तो डाल लो, नहीं चाहिए तो मत डालो। अपने उसका मतलब ये समझते हैं कि 3 आई तो तीनों डालनी है कि ले ये तो डाले बिना हम तो खाएंगे नहीं। जो कि विदेशों में इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं। न तो रोटियां बनाते हैं, न तो साउथ रोटियां बनाता है। साउथ में सीधा है, एक बनाए दाल, एक बनाए चावल, एक कुकर में दाल, एक कुकर में चावल, एक थाली में मिला जुलो की खा लिए। ज्यादा कोई टाइम उनके लगता नहीं। तो खाने में टाइम वेस्ट नहीं तो साउथ करता है, खाने में टाइम वेस्ट नहीं विदेश वाले करते हैं, यूरोप वाले करते हैं। इसलिए उन दोनों जगह पे विमेन एम्पावरमेंट है ना। अपने में हमेशा हंसता हूं, महिलाएं सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एक ही टेंशन में रहती है, रोटी। शाम को 3 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक वापस एक ही टेंशन में रहती है, रोटी। कितनी बड़ा अन्याय किया हमने कि हमारी 50% पॉपुलेशन को हमने चूल्हे में झोंक के रख दिया। हमारी महिलाओं की पूरी एनर्जी हमने फूंकने में डाल दी। फूंक मारती है चूल्हे पे बैठी बैठी और करती क्या है सारे दिन, है ना। इसलिए तब तक अपना महिला सशक्तिकरण नहीं होगा जब तक हम रोटियां खाते रहेंगे। जिस दिन रोटियां खाना बंद करेंगे उस दिन अपना विमेन एम्पावरमेंट हो जाए। इसलिए है लड़कियों तुम्हारी कृपा कहीं रुकी हुई है तो कहां रुकी हुई है, बगावत कर दो और जमाने को बता दो कि अब हम किसी से रुकने वाली नहीं है। कोई रोटियां नहीं बनाएंगे हम, खानी है तो ब्रेड बढ़िए खा ले चुपचाप, है ना। सीधे दाल चावल, भाई दाल चावल में एक कुकर में दाल एक कुकर में चावल चढ़ा दिए, अब आप भले दूसरा काम करो, सीटी लगी तब उतार लिए, एक थाली में डाल के खा लिए। अपने लफड़ा है, रोटी बनाओ तो रोटी के लिए पहले आटा लगाओ, हाँ उसके बर्तन अलग होंगे। बाद में सब्जी, पहले उसको काटो, सब्जी बनाओ, और फिर उसके 2-4 बर्तन अलग होंगे। फिर वो मसाला तैयार करने में भी अपने तो पूरे मजे लेते हैं उसके, है ना। पहले तेल चढ़ा देते हैं, फिर देखते रहते हैं हास्य है ना। अभी तेल आएगा नहीं, कहाँ आएगा। 2-1 जीरा डाल के देखते हैं, ना को नहीं आयो है ना। पहले ये डाला, फिर मसाला अलग से डालते हैं उसमें, कोई मटर वटर अलग से डालते हैं, टमाटर अलग से डालते हैं, मिर्चें अलग से डालते हैं। कितना ज्यादा हेक्टिक कर देते हैं हम उन चीजों को। तो जब तक हम ऐसे करते रहेंगे तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिलाओं को यदि सशक्त करना है तो रोटियां खानी तो चावल खाओ, सीधे सीधे चावल खाए जाए, रोटियां बंद की जाए, या यूरोप वाले तरह सीधे सीधे मसाले क्या सब्जियां खाई जाए बिना मसालों की, तो अपना सशक्तिकरण हो पाएगा। वरना तो आप देख लो तो खुद नहीं लगता क्या आपको, भाई आपने गांव में महिलाओं के यही तो काम रहता है पूरे दिन। मुझे लगता ही नहीं कि इसके अलावा भी उनके दिमाग में कोई दूसरी चीज आती है। सुबह उठते ही उनके सब्जी के बना, शाम को वापस उनके दिमाग में आ जाती है सब्जी के बना, रात को ये करते करते सोती है, सुबह उठते ही वापस इसी के अंदर लग जाती है। उससे जोरदार मुझे ये लगता है आजकल थोड़ा टाइम चेंज हुआ, तो हमने कहा भाई लड़कियां पढ़ी लिखी आने लगी, तो कहा भाई लड़कियां शादी के बाद भी नौकरी कर सकती है। तो घर वालों के मतलब कितना ही वो जेन्युइन सा एक कमेंट होता है कि भाई रे हम मना नहीं करेंगे, बीननी नौकरी करे तो भले ही करे, हमें क्या दिक्कत है, जाओ भले ही नौकरी करने, बस रोटी बना दे। मतलब सुबह 2.5 घंटे बनाए, शाम को 2.5 घंटे बनाए, फिर 8 घंटे की नौकरी करे, मशीन थोड़ी है। सारी चीजें कैसे करवाई जा सकती है, किसी पुरुष को लगाया जाए तो मर जाए, चौथे दिन फांसी खाए कहीं भी जाके तो लड़कियों बगावत करोगी कि नहीं करोगी, तो मरे नहीं करो, मरी मरी तो तुम्हारे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। करेंगे सर, हम तो नहीं, 3 पीढ़ी बाद में कोई तो करेगा सर, हमारी तो हिम्मत नहीं होगी सर। चलो तो सिलबट्टा मिला है, क्या मिला है, अरे तो इस मसाले के चक्कर में भारत की खोज हुई है, वरना भारत तो यूरोपियंस को मिलता ही नहीं। हुआ क्या था कि जब अपने मौर्योत्तर काल चल रहा था, देखिए साउथ इंडिया में बहुत मसाले होते थे, साउथ इंडिया पूरा मसालों का ही था अपने, तो साउथ इंडिया में अपने खूब सारे मसाले होते। तब यूरोप के अंदर एक साम्राज्य हुआ करता, रोमन। कौन सा साम्राज्य था, भयंकर पैसे वाले लोग थे रोमन एम्पायर के लोग। और रोमन एम्पायर के लोग मसाले लेने के लिए आते साउथ इंडिया, केरला की साइड से अपने से यहां से मसाले लेके वहां पर जाया करते। धीरे धीरे रोमन एम्पायर कमजोर बार 2 भागों में टूट गया। ये हो गया इसका पश्चिमी और ये हो गया इसका पूर्वी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी होगी रोम, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी होगी इस्तांबुल, जिसको उस टाइम बोला करते थे कुस्तुनतुनिया। क्या बोलते थे, इस्तांबुल, जिसको आज इस्तांबुल कहते, ट्रकी हो गया।
अब ये जब टूटा ना साम्राज्य, जब साम्राज्य बड़ा था तो राजा के पास पैसे थे ज्यादा, राजा के पास पैसे थे तो उनके पास जहाज बड़े बड़े थे, जहाज बड़े बड़े थे तो डायरेक्ट यूरोप से यहाँ पे आगे मसाले लेके जाते। साम्राज्य टूट गया तो उनके शक्तिशाली राजा नहीं बचे, शक्तिशाली राजा नहीं बचे तो फिर एक दूसरा रूट आया। फिर क्या करते, अपने वाले यहां से लैंड रूट से जाते, मसाले पहुंचाते, ट्रकी मसाले लेके जाते, ट्रकी तक पहुंचाते अपने, या मध्य एशिया तक पहुंचाते, मध्य एशिया वाले ट्रकी पहुंचाते और ट्रकी वाले इनको आगे कहां पहुंचा दिया करते, पश्चिम। जब तक रोमन एम्पायर एक था, मसाले जाने का रूट था सी रूट, है ना। और जब ये टूट गया तब कौन सा रूट हो गया, लैंड रूट। पहले जलमार्ग था, अब कौन सा आ गया, स्थल। 1453 के आसपास में जो कुस्तुनतुनिया यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं तुर्क। कौन कब्जा कर लेते हैं, पहले दोनों साइड में ईसाई थे, इधर भी ईसाई उधर भी ईसाई, अब इधर कब्जा कर गए तुर्क। तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया तो उन्होंने रूट बंद कर दिया और तुर्कों ने अब कहा कि यदि इस रूट से कोई मसाले लेके आएगा टांगे तोड़ देंगे, एक भी आदमी इस रूट से नहीं आएगा। इसलिए इस पश्चिमी यूरोप के अंदर मसाले जाने बंद हो गए, पश्चिमी यूरोप के अंदर मसाले नहीं जा रहे थे क्यों अब। और सबसे बड़ी बात, वो बेचारे रास्ता और भूल गए कि इंडिया जाने का जलमार्ग कौन सा है। कई पीढ़ियों पहले वो जलमार्ग से जाया करते थे, पर पिछले कई पीढ़ियों से स्थल मार्ग से थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि रास्ता कौन सा है। तो एक दिन एक लड़का आमलेट खा रहा था, उस आमलेट में उसको बहुत फीका फीका लगा, तो उसने अपनी माँ को कहा कि क्या फीका आमलेट बना के लाई, ये था फर्जी सा आमलेट है। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि इतना ज्यादा मसाले वाला आमलेट खाना तो इंडिया ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले, उस लड़के को गुस्सा आया, वो स्पेन की रानी के पास गया। स्पेन की रानी थी इसाबेला, क्या नाम था, उसने इसाबेला को जाके कहा कि रानी इसाबेला, मैं इंडिया ढूंढने के लिए तैयार हूं। इसाबेला ने उसको जहाज दिया, इसाबेला ने उसे रुपए दिए कि जाओ और जाके तुम इंडिया ढूंढो। वो लड़का वहां से जहाज लेकर रवाना हुआ। वो केवल इतना जानता था इंडिया के बारे में कि इंडिया में काले लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं, बस साउथ से मसाले लेके जाते तो साउथ की कहानियों में तो काले लोग ही आएंगे सारे के साथ, दूसरा कलर आएगा भी नहीं, तो वो यही जानता था। अब वो अपना जहाज लेके वहां से रवाना हुआ। अब उसको ये नहीं पता था किस रास्ते में आगे बढ़ रहा है, जहाज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अचानक एक बंदरगाह पे उसे काले काले लोग दिखाई दिए, उसने कहा इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। लेकिन जब उतरा तो उसे पता चला कि मैं डायरेक्शन चेंज कर गया, मुझे जाना था ईस्ट में, मैं आ गया वेस्ट में। भाई अपने से यूरोप इधर है तो इधर आते तो अपने ईस्ट में होता, वो उधर चला गया, समुद्र में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, उधर चला गया। तो उसने उस जगह का नाम दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम दिया, मुझे ईस्ट इंडिया की तरफ जाना था लेकिन मैं वेस्ट आ गया इसलिए वेस्ट इंडीज है। वो बंदा है कोलंबस। कौन बंदा है, जो मसालों के चक्कर में अमेरिका खोज गया। तो एक तीसरी दुनिया का पता चला, एक अलग महाद्वीप का पता चला, यार अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है। वो बेचारा उधर चला गया और उसने कहा आप मरने दो रहे, तुम इंडियन नहीं हो। उन्होंने कहा अरे हम कहे कि इंडियन, हम तो दूसरे लोग हैं इस प्रकार यहाँ पे। उसने कहा ढूंढ रहे तो इंडिया निकला था, ईस्ट की जगह वेस्ट में आ गया इसलिए इंडिया नहीं मिला, पर मैं तुम्हें नाम इंडिया देता हूँ, तुम वेस्ट इंडिया हो। तुम्हारा नाम क्या किया जाता है। मुझे लगता है यार कोलंबस यदि मेरे से मिलता तो मैं कोलंबस को समझाता कि कोलंबस ठीक है रंग मिलता है पर इतने काले भी नहीं है। हाँ? फिर मैं कोलंबस को और कहना चाहता है, कोलंबस बाकी छोड़ होड़ तो देखता, साइज होती है यार कोई होठों की, तो हमारी उनके कहाँ मिल रहे थे होठ यार, है ना, हमारे एक के जीते तीन तीन के हो रहे थे उधर। फिर तो कैसे कर सकता था हमारे साथ। ये जब इधर बातें चल रही थी इतने में एक बंदा, यूरोप का कोई एक बंदा, इधर पुर्तगाल का एक बंदा, घूमते घूमते यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहां तक लोग आते, ये यहां तक आते, नीचे से अफ्रीका महाद्वीप के जाते नहीं थे क्योंकि ये जो समुद्र अफ्रीका का समुद्र है चारों तरफ से, यहाँ पे समुद्र उसमें तूफान बहुत ज्यादा आते हैं, तो स्ट्रॉम की वजह से जहाज जा नहीं पाते थे। लेकिन एक बार एक बंदा हिम्मत करके इस स्ट्रॉम में घुस गया और स्ट्रॉम में घुसता 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 यहाँ चला गया। यहां जब वो गया, इसको बोलते कैप ऑफ स्ट्रॉम थे, स्ट्रॉम तूफानों वाली कैप। किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, तो उसने कहा कैप ऑफ स्ट्रॉम। इस कैप ऑफ स्ट्रॉम पे जब वो पहुंचा तब उसे एक बंदा मिला, वो बंदा इंडिया का था और वो अपना जहाज खड़ा करके उधर बोल रहा था इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। उस बंदे ने पूछा भाई तुम कौन, कहां से है, तो उसने मैं इंडियन हूं। तो तुम कहां से आते हो, तो उसने कहा यार रास्ता तो कितना सिंपल सा पड़ा है, यहाँ से इधर निकलो, ये लाल सागर भूमध्य सागर क्रॉस करो, इंडिया की तरफ घुस जाओ उधर। तो उसने कहा यार ये वाला रूट तो ठीक है तुम्हारा, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो, उनका ले जाएंगे। तो उसने कहा मैं तो नहीं चलूंगा, मैं एक दूसरे बंदे को भेजता हूँ। ये यहाँ से वापस गया, इस बंदे का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था इस बंदे का, बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज वापस गया अपने देश में पुर्तगाल, और इसने जाके पुर्तगाल के राजा को कहा कि मुझे इंडिया जाने का रूट मिल गया। इंडिया तो नहीं मिला पर मैं रूट जानता हूं, यदि कैप ऑफ स्ट्रॉम पे कोई पहुंच जाए तो वहां पे जाने के बाद इंडियन मिलेंगे, वो अपने को कहां ले जाएंगे, इंडिया। तो पुर्तगाल के राजा ने कहा कि उस कैप का नाम आज के बाद स्ट्रॉम नहीं है, वहां से अपने को रास्ता मिला इसलिए कैप का नाम है कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है, गुड होप नजर आई है वहां से इसलिए कैप ऑफ गुड होप है। यहाँ पे टाउन बसा इसलिए टाउन का नाम है कैप टाउन। क्या नाम है,
बाद में इसी रूट से इंडिया आता है वास्को डी गामा। इसी रूट से इंडिया कौन आता है? वास्को डी गामा। मतलब पुर्तगाल का राजा एक दिन अपने महल में जा रहा था, तब उसे एक लड़का दिखाई देता है, और वो जेंटलमैन टाइप का लड़का, और उसने उस लड़के से जाके पूछा कि जेंटलमैन क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा वास्को डी गामा। क्या करना चाहते हो जीवन में? उसने कहा कैप्टन बनना चाहता हूँ जहाज का। तो उसने कहा मौका देता हूँ मैं तुझे, मैं जहाज भेज रहा हूँ, पर मरने की संभावनाएं खूब सारी है। स्ट्रॉम के अंदर उतरना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, हो सकता है बीच में मर जाओ। वास्को डी गामा ने कहा कि ऐसी मौत मुबारक मुझे जिस मौत में मैं इंडिया ढूंढ सकूं। 4 जहाज दे के भेजा था, आधे यात्री बीच में मरे थे, पर वास्को डी गामा इंडिया आ गया था। उसके जीवन का एक लक्ष्य था मरे सारे मर जाएं, लेकिन अपने को इंडिया पहुंचना है। अपने केरल पहुंचा, केरल से मसाले लेके गए, कई सालों बाद मसाले वहां पहुंचे थे, इतने महंगे बेचे कि यहाँ पे जो 1 रुपए किलो था वहां पे 60 रुपए किलो में बेचा। 60 गुना फायदा हुआ था वास्को डी गामा को। इसलिए बाद में पुर्तगाली लगातार इधर इधर आने शुरू हुए, और पुर्तगालियों ने अपने पूरे इस तट पे कब्जा किया था। पूरा जो पश्चिमी तट था इस पे पूरे पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों। ये इधर अरब सागर है, क्या है? अरब। इसलिए पुर्तगाली खुद को कहते थे कि हम गॉड ऑफ सी है, हम समुद्र के स्वामी है। इसलिए अकबर गुजरात आया हुआ था, तो किसी ने अकबर को कहा कि गुजरात आए हुए हो, पास में समुद्र है, समुद्र देख के जाओ। अकबर समुद्र जब देखने के लिए गया, पुर्तगालियों ने टैक्स लिया। समुद्र में कुछ भी करोगे तो हमसे पूछ के किया जाएगा, लहरों पर हमारा कब्जा। अकबर टैक्स देके समुद्र देख के आया, हम देखने भी नहीं देंगे समुद्र पर। समुद्र पे हमारा पूरी तरीके से क्या हो रखा है? कब्जा हो रखा है। तो वैसा मसाले बहुत तगड़ी चीज है, मसालों के चक्कर में इंडिया मिला है। आई बात समझ में आपके? तो मसालों वाला क्या मिला आहड़ से अपने को? सिलबट्टा। क्या मिला है? सिलबट्टा। और लिखो क्या खाते होंगे? तो गेहूं, चावल और ज्वार। व्हीट, राइस और सोरगम। मुझे याद है एक बार सवाल था कि आहड़ के लोग इनमें से कौन से अनाज का प्रयोग नहीं करते थे? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा। ओबीसी बात है। आज के हिसाब से अब आप देखते हो तो आप कह सकते थे कि उदयपुर साइड में सर आज भी बाजरा नहीं होता। नहीं होता तो वो लोग बाजरा तो नहीं, मक्का फिर भी कह सकते हैं। मक्का होता उस साइड के अंदर तो मक्का खाते होंगे, बाजरा था वो नहीं खाते। बाजरा अपने पश्चिमी राजस्थान की फसल थी, उधर की फसल नहीं थी। अरे एक और बड़ी जोरदार चीज बताऊं, चावल। आप देखिए उधर चावल हो रहा है क्योंकि चावल ज्यादा पानी में होता है, इसलिए जहां ज्यादा पानी होगा वहां चावल हो जाएगा, जहां ज्यादा पानी नहीं होगा वहां पे चावल नहीं होगा। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में चावल होली दिवाली बनते हैं, है ना। अपने चावल रेगुलर बनने वाली चीज नहीं है भाई, कहां से बनाते हैं? अपने चावल होते ही नहीं थे। तो मेरे एक फ्रेंड है नागौर के, उदयपुर नौकरी करते हैं, तो वो बताते हैं कि एक बार मैं कोई उदयपुर के अपने दोस्त के घर पे चला गया, तो उन दोस्त के जो मम्मी थे वो खाना हमें जिमा रहे थे। खाना खूब अच्छा बना हुआ उनका, 2-3 भांत की सब्जियां बना रखी, 2-3 भांत की मिठाइयाँ, और मैंने सब मिठाइयाँ सब्जियां दाल वाल सब खा ली, लस्सी वस्सी पी ली, चावल मैंने खाए नहीं। तो उनकी मम्मी लास्ट में कहा अरे बेटा चावल भी लो ना। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अब मत, फुल हो गया, अब चावल तो नहीं लूंगा। तो उन्होंने वापस मजाक में कहा अरे ले लो, तुम्हारे तो वैसे होली दिवाली बनते हैं, हम तो रेगुलर खाते रहते हैं। तो इसका मतलब उधर चावल बनते हैं, इधर चावल नहीं बनते अपने। अच्छा और एक जोरदार इंटरेस्टिंग चीज, 13वीं शताब्दी तक अपने राजस्थान में कहीं भी बाजरा नहीं है। 13वीं शताब्दी से पुराना राजस्थान में कहीं भी बाजरे का अवशेष नहीं। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि 13वीं शताब्दी तक राजस्थान में बरसात खूब हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, इसलिए हम बाजरे जैसी फसलें नहीं उगाते। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि 13वीं शताब्दी के बाद पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम हो गई, और जब बरसात कम हुई तो ऐसी फसलों की आवश्यकता पड़ी जो कम पानी के अंदर हो जाए, वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप, और कम पानी में होने वाली कोई फसल थी तो वो कौन सी थी? बाजरा। इसका मतलब है 13वीं शताब्दी के बाद इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ है, परिस्थिति की असंतुलन, जलवायु परिवर्तन जिनको आप कहते हो, ये सब इन चीजों को बताते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद बाजरा हो रहा है, उससे पहले नहीं है। पहले पानी ज्यादा है, अब पानी आपका कम है। पानी कम है तो बाद में आपने ऐसी फसलें उगाई जिससे अंदर आप सर्वाइव कर सको। वो फसल कौन सी थी? बाजरा। बाजरा इतना हावी होता चला गया आपने कि शेरशाह सूरी को कहना पड़ा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यदि वो मेवाड़ के बारे में कहता तो ये नहीं कहता, वो शायद कहता मैं मुट्ठी भर मक्के के लिए ऐसा कर देता, पर अपने इधर बाजरा ही था तो बाजरे की बात करेगा। एक डेड बॉडी मिली है जिसके साथ आभूषण है, लिखो सबके साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी, सब के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी। ये इस तरफ इशारा करती है कि आहड़ के लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, अगले जन्म में काम आएंगे। गहने साथ में रखो भाई, इसके आगे लिखो। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, दे बिलीव्ड इन रीबर्थ।
मकानों की जो नींव मिली है वो पत्थर की है, लिखो पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन, पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। पर मकान जो वो कच्चे ईंटों के, देखो कच्चे ईंटे, रो ब्रिक्स, रो मटेरियल होता है, रो ब्रिक्स, कच्चे ईंटे। कैसे ईंटें मिलती है? कच्चे ईंटें मिलती है, रो ब्रिक्स मिलता है। लेकिन ईंटों में मजबूती के लिए क्वार्ट्ज मिलाया जाता है। आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा, लिखो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। आगे लिख लो डैश लगा के, मजबूती के लिए, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर स्ट्रेंथ, मजबूती के लिए। बजरी होती है ना अपने, बजरी, बजरी जैसे चीज हुआ करती थी जिसको मिट्टी के अंदर मिला के फिर ईंटें बनाते, ताकि ईंटें ज्यादा कच्ची ना रहे, थोड़ी थोड़ी। भाई कच्ची ईंट का तो मतलब हुआ सीधी मिट्टी की ईंटें, पक्की ईंट का मतलब आग में तपा लिया। आई बात समझ? इन्होंने कच्ची ईंटें बनाई लेकिन उनको आग में तपाया नहीं, लेकिन फिर तो ज्यादा कच्ची रह जाएगी, तो बीच के अंदर क्या मिला दी, उस मिट्टी के अंदर क्या मिला ली इन्होंने, क्वार्ट्ज, ताकि ईंटों में क्या बनी रहे, मजबूत। तो नींव तो किसकी बनाई, पत्थरों की, लेकिन दीवारें किसकी थी, कच्ची ईंटों की, लेकिन कच्चे ईंटों के अंदर क्या मिला लिया, क्वार्ट्ज। याद रहेगी सारी बात, है ना? तो यहाँ पे किसकी भट्टियां मिली है, तांबे की। किस, कौन से उद्योग के अवशेष मिलते हैं, रंगाई छप्पर, किसके, अफगानिस्तान से इनका रिलेशन था, आपको कैसे पता? ईरान से इनका रिलेशन था, कैसे पता? बिना अत्ते का जलपथ। यूनान से इनका रिलेशन था, कैसे पता? यहाँ पे दुकानें हुआ करती, आपको कैसे पता? पाठ, क्या मिले यहाँ से, बात। संयुक्त परिवार रहता था, कैसे पता? एक जो चूल्हा उसके मसाले पीसने के लिए, क्या क्या खाया करते, और डेड बॉडी के साथ क्या मिले, नींव कैसे मिली है, ईंटें कैसे मिली है, मजबूती के लिए क्या मिला? सारी बातें याद रहेगी? ये तो नहीं खूब सारी होगी, याद नहीं रहेगी, चीजें जुड़ी हुई है एक के साथ में। एक लाल व काले मृद भांड मिले, जिनको क्या कहा जाता है, गौरे व कोट। किसकी मण मूर्ति मिली है, बेल की, जिसे क्या कहा गया, बनास का। क्या कहा गया, बनास। चलो दूसरा सेंटर लिखो इसका, दूसरा सेंटर लिखो, गिलुंड। गिलुंड राजसमंद में जगह, भाई कोष्टक में राजसमंद लिख लेना। गिलुंड कहां पर है, उत्खनन करता लिखो, एक्सकेवेटर। बी लाल, वी.एस. शिंदे, ग्रेगरी पोसल, कौन कौन है बताओ देखे, बी लाल, वी.एस. शिंदे। एग्जैक्टली जिस जगह का उत्खनन किया गया ना, वो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मोड़िया मगरी। क्या नाम है? तो कौन सी जगह का उत्खनन किया गया, मगरी, मगरी का मतलब पहाड़ी, लिख लो। मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया। प्लेस नेम्ड मोड़िया मगरी वाज एक्सकेवेटेड, मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया। प्लेस नेम्ड मोड़िया मगरी वाज एक्सकेवेटेड, मोड़िया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया गया। प्लेस नेम्ड मोड़िया मगरी वाज एक्सकेवेटेड। कौन सी जगह किया गया, क्या क्या मिला, लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। आहड़ में कैसी ईंटें मिली अभी पढ़ा हमने, यहां से पक्की ईंटें मिली है, लिख लो पक्की ईंटें। बैग्ड ब्रिक्स, पका ली भाई उनको, पक्की ईंटें, बैग्ड ब्रिक्स। अच्छा, आहड़ में कितने प्रकार के मृद भांड मिले हमें, दो, या तो लाल और क्या कौन से काल। यहाँ पे 5 प्रकार के मृद भांड लिखो, 5 प्रकार के मृद भांड।
5 टाइप्स अर्दनवेयर्स। पांच प्रकार के मृद भांड, 5 टाइप्स अर्दनवेयर्स। कितने प्रकार के मृद भांड? 5 प्रकार के क्या मिले यहां से? मृद भांड मिले। कांच गोलियां होती है अपने, कांच गोलियां, यहां पे पत्थर की गोलियां मिली है, लिखो पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स, पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स। खिलौने मिले हैं पत्थर, सॉरी उसके मिट्टी के, लिखो मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज, मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज। हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स, हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स। बताओ 5 चीजें क्या क्या, दोबारा बताओ। आहड़ में ईंटें कैसी? कच्ची। यहाँ पे कैसी? पक्की। आहड़ में कौन से मृद भांड? काले व लाल। यहाँ पे कितने प्रकार के? 5। गोलियां किसकी? खिलौने किसके? चूड़ियां किसकी? याद रह जाएगा। तीसरा सेंटर लिखो, बालाथल। बालाथल उदयपुर में। बालाथल कहां पर है? लिखो। उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र, कल पढ़े थे नाम, लिख लो वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस। आहड़ में कौन सी भट्टियां मिली हमें? कौन सी? यहां लिखो, लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस, लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस। एक घर मिला बहुत बड़ा, इसमें 11 कमरे हैं, लिख लो 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक भवन। पानी निकालने के लिए एक ट्यूबवेल है, लिख लो नलकूप, ट्यूबवेल, नलकूप। नलकूप तो समझ गए? नल ट्यूब, वेल का मतलब कुआं होता है, कूप कूप का मतलब कुआं होता है ना। हाथ से बना हुआ कपड़ा, लिखो हाथ से बना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लॉथ, हाथ से बना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लॉथ। अब बताओ मुझे दोबारा, आहड़ में कौन सी भट्टियां? तांबे की। यहाँ पे कौन सी भट्टियां? कितने कमरों का भवन? इसका मतलब को चौधरी टाइप का बंदे का घर है, बड़ा बंदा जमींदार टाइप का आदमी रहा होगा, उसी का घर है। यहाँ पे क्या बना हुआ है साथ में पानी के लिए? नलकूप, हाथ से बुना हुआ। बालाथल को देख कैसा लगता है? यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी मिली है या जो घरों के जो ढांचे हैं वैसे मिले हैं, जैसे हड़प्पा में मिले। जैसे कहां से मिले? इसका मतलब बालाथल का कॉन्टेक्ट कौन सी सभ्यता के साथ था? नीचे स्टार लगा के लिखो, बालाथल का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से भी था। बालाथल was also connected with हड़प्पियन civilization। बालाथल का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से भी था। बालाथल was also connected with हड़प्पियन civilization। बालाथल का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से भी था। 4 नंबर सेंटर लिखो, ओझियाना। भीलवाड़ा में जगह, कोष्टक में भीलवाड़ा लिख लेना। उत्खनन करता लिखो, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। कौन कौन उत्खनन करता बताओ देखिए, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। साक्ष्य लिखो, गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउ एंड बुल टेराकोटा। गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउज एंड बुल टेराकोटाज, काउ एंड बुल टेराकोटाज, गाय व बैल की मण मूर्तियां।
ये भाई आपके 4 बड़े सेंटर, याद रह जाएगी बात है। पहला सेंटर कौन सा पड़ा? आहड़, फिर कौन सा? गिलूंड, फिर कौन सा? बालाथल, फिर कौन सा? ओजियां। आहड़ से हमें किसकी बटियां मिलती है? तांबे की। कौन से उद्योग के साख से? रंगाई छप्पर, है ना। वहां से लाजवर्द मन के मिले हैं जो कौन सी तरफ इशारा करते हैं? बिना हत्थे का जलपत्र क्या बताता है? अपोलो के चित्र वाला सिक्का क्या बताता है? सामान तोलने के लिए क्या मिले? एक जगह से कितने चूल्हे? एक चूल्हा कैसा मिला है? उनके पास मसाले कूटने के लिए कौन कौन सी फसलें खाया करते वो लोग? गेहूं, चावल और जवार। मृद भांड किस किस रंग के मिले? मण मूर्ति किसकी मिलती है? जो नींव मिली है वो किसकी है? किसकी है? पत्थर की। ईंटें किसकी है? उसमें मजबूती के लिए। और सब के साथ क्या मिलते हैं? आभूषण। गिलूंड में हमें कच्ची ईंटें नहीं, कैसी ईंटें मिलती है? कितने प्रकार के मृद भांड है? 5 प्रकार के। खिलौने किसके बने हुए? मिट्टी के। गोलियां किसकी बनी हुई है? चूड़ियां किसकी बनी हुई है? बालाथल में बटियां किसकी मिली है? एक घर में कितने मकान है? पानी के लिए क्या है? हाथ से बना हुआ क्या है? और ओजियाना से हमें किसकी मण मूर्तियां मिलती है? पहले बढ़ गई बात सर। चलो अगला लिखो भाई, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एरा। आप एक बार यूं घर पे थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। कांस्य युग। कांस्य युग वाली जो अपने को सभ्यता मिली है, उस सभ्यता के 3 नाम है। उस सभ्यता को अपने कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं? लिख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। या इसी सभ्यता का एक नाम और है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पियन सिविलाइजेशन। या इसी सभ्यता का एक नाम और है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पियन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। थोड़ी बात सुनो, देखो आप, यूरोपियंस जब अपने देश में आए थे ना, वास्को डी गामा जब अपने देश में आए थे, तब उन्हें यह पता था कि दुनिया में 2 धर्म के लोग रहते हैं। या तो रहते हैं ईसाई, जो कि वो खुद थे, दूसरा इस्लाम। क्योंकि यरूशलेम को लेकर उनकी मुसलमानों से लंबे टाइम तक लड़ाइयाँ होती रही, क्रूसेड चलता रहा उनका, इसलिए उनको 2 धर्मों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ थी। या तो ईसाई होते हैं दुनिया में, या कौन से होते हैं? इसलिए वास्को डी गामा जब नया नया यहाँ पर अपने केरल आया था, तो उसने वापस लेटर लिखी अपने पुर्तगाल कि मजा आ गया, इंडिया में सारे ईसाई है। इंडिया में सारे कौन है? क्योंकि वो ये जानता था कि मुसलमान टोपी रखते हैं, क्योंकि वो अरब वाले मुसलमानों को देखा था उन्होंने, अरब वाले मुसलमान सारे क्या रखते हैं? टोपी। यहाँ उसको टोपी वाला कोई नहीं मिला, तो उसको लगा इस्लाम नहीं, इसका मतलब कौन है? ईसाई। तो उसने कहा ईसाई है। फिर उसने एक चीज और नोटिस की, अपने यहाँ माता जी के मंदिर थे, शक्ति पूजा होती थी, माता जी के मंदिर थे। उसने वापस लेटर लिखा और उसमें लिखा कह रहे ये लोग तो मदर मेरी की पूजा और करते हैं। जीसस की जो मदर है उनका नाम क्या है? मदर मेरी। तो मदर मेरी की पूजा और करते हैं। पर उसने कहा अफसोस, ये लोग मूर्ति पूजा करने लग गए, भटक गए थोड़े। ईसाई मूर्ति पूजा नहीं करते, पर ये थोड़े भटक गए यार, ये मदर मेरी की मूर्ति और बना लेते हैं, और मूर्ति बना के उसकी पूजा और कर लेते हैं। वो तो कई सालों बाद अपने बड़ों ने वास्को डी गामा को समझा के इधर आ रहे, ये मदर तेरी नहीं है, ये मदर हमारी है, और तुम्हारे वाली मदर मेरी दया, करुणा, सहानुभूति, त्याग, उस टाइप की देवी है तुम्हारी, भली सीधी सीधी देवी है। हमारे वाली चंडी है, चंडी, झटके करती है, झटके, खून पीती है भाई साहब, खप्पर धारिणी है। इसलिए तुम्हारी और हमारी वाली का कोई मेल भी आपस में। तो उनके समझ में आया कि यहाँ पे एक तीसरा धर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, हिंदू। कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? हिंदू। जब वो यहाँ रहने लगे तो उनको एक और चीज बड़ी जोरदार पता चली कि यहाँ एक धर्म और है, बौद्ध। कौन सा है? उनको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि बौद्ध केवल इंडिया में नहीं है, बौद्ध जापान, चाइना, कोरिया, हांगकांग, ताइवान, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बौद्धों से भरा पड़ा है। ये उनके लिए एक बड़े अचंभे की बात थी, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि दुनिया में 2 ही धर्म ऐसे हैं जिनका विस्तार हुआ, ईसाई और इस्लाम। अच्छा, इनके विस्तार का क्या कारण है? इनका विस्तार का कारण है राजा। मैं एक राजा हूं,
मैं ईसाई बन गया, तो मैंने मेरी पूरी पब्लिक को कहा कि सिलेबस चेंज, कल से बाइबिल, सारे बाइबिल पढ़ेंगे, तो सारे के सारे क्या बन गए? ईसाई। ऐसा कैसे कोई राजा मुसलमान बना, उसने सबको कुरान दे दी, तो सारे के सारे क्या बन गए? मुसलमान। फिर इस राजा ने इधर हमला किया, ये राजा ईसाई था, हमला करके इन पे कब्जा कर लिया, तो ये भी सारे क्या बन गए? ईसाई। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि अच्छा, जैसे ईसाई और इस्लाम के विस्तार के पीछे एक बड़ा कारण राजा है, उसी प्रकार बौद्धों के विस्तार के पीछे भी एक बड़ा कारण तलवार रही होगी। राजा तलवार लेके निकला, कब्जे किए, तो उन लोगों को क्या बना लिया? बौद्ध। लोगों ने कहा होल्ड होल्ड होल्ड, ऐसे नहीं होता। तो कहा हमारे बुद्ध ने तो कहा था युद्ध बंद कर दो, शांति की नीति अपनाने वाला दुनिया का पहला आदमी कौन है? तो कहा फिर ये इतना विस्तार कैसे हुआ? ये तो साहब बौद्ध धर्म के प्रचारक गए, किताब लेके गए, लोगों को जाके अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों ने मान ली तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, हम बौद्ध बन जाते हैं, तो बौद्ध बन गए। एक अंग्रेज को इस बात में बड़ा मजा आया कि यार कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई आदमी किसी की बातें मान के, किसी के विचार जान के भी क्या बन सकता है? बौद्ध बन सकता है। उस आदमी का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। भारत में पूरा तत्व का जो जनक है उसका नाम क्या है? और वो बौद्ध धर्म का कितना दीवाना रहा होगा कि उस आदमी ने कहा कि इस भगवान बुद्ध के बारे में सब कुछ जानना है मुझे। कहां पैदा हुए थे? कहता लुम्बिनी, खोदो। कहां मृत्यु हुई? कुशीनगर, इसको खोदा जाए। कहां रहे ज्यादा टाइम का? श्रावस्ती का, इसको खोदो। पहला उपदेश कहां दिया? कि सारनाथ, इसको खोदो। सब जगह खुदवा गया वो तो कितना इंटरेस्टेड था कि वो अपने भोपाल की एक बेगम के पास जाता है, शाहजहां बेगम। क्या नाम था? और शाहजहां बेगम को जाके कहता है कि बेगम, तुम्हारी राजधानी से 10 किलोमीटर बाहर चलने के बाद एक ऊंचे से टीले पर 3 मंदिर बने हुए हैं, मैं उन 3 मंदिरों में से एक मंदिर को जमीन से उखाड़ के ले जाना चाहता हूँ। बेगम ने कहा ऐसे कौन से मंदिर आ गए? बेगम ने जाके मंदिर देखे, तब पता चला कि वो सांची की महान स्तूप की बात कर रहा है। तो सांची का स्तूप है, अलेक्जेंडर कनिंघम चाहता था कि सांची की स्तूप को नीचे से उखाड़ के ले जाए और वहां ले जाके लंदन के अंदर स्थापित कर ले। अपने बेगम ने कहा कि ना तोड़ फोड़ नहीं, यहाँ बैठ के पेंटिंग वेंटिंग करनी है तो कर ले चुपचाप। यदि उस दिन शाहजहां बेगम हाँ भर ले तो वो नीचे से उखाड़ ले, उसको काट के पहाड़ को काट के लंदन ले जाते। सांची का स्तूप लंदन में खड़ा होता आज भी हमारा। भोपाल वाली बेगम बचा गई बेचारी। पर अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में एक लोचा था। अलेक्जेंडर कनिंघम बौद्ध धर्म के बारे में इतना खो गया कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ ही मिलता। जैसे मान लो ये कोई लाल रंग का धागा मिल गया तो लिखता बौद्ध धर्म के लोग हाथ में लाल रंग का धागा बांधते थे। पेन मिल गया तो लिखता बौद्ध धर्म के लोग पेन का प्रयोग करते थे। गले का धागा मिल गया और लिखता बौद्ध धर्म के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते थे। सब जगह बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म लेके चला गया। हो सकता है चीज 100 साल पुरानी हो, बौद्ध धर्म की हुई नहीं, पर वो बौद्ध धर्म की बातें लेके चला गया। इतना दीवाना था बौद्ध धर्म का कि उसने सरकार को कहा मुझे पैसे दो, मैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित उत्खनन करना चाहता हूँ। तो सरकार ने कहा कि खोदोगे तो कुछ मिलेगा सोना चांदी? उसने कहा सोना चांदी नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कहा रुपए नहीं मिलेंगे। अंग्रेज बाणिया आदमी थे, बिना लाभ के कोई भी सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। पर वो बेचारा खुद के पैसे लगा के, रिश्तेदारों के पैसे लगा के, दोस्तों के पैसे लगा लगा खुदाई कर गया है यहाँ पे। धीरे धीरे भारत में एक अच्छा गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड कर्जन। कौन आता है? और कर्जन यहाँ पे एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना देता है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना तो रुपए मिलने लग गए। डिपार्टमेंट को हर साल रुपए मिलने लग गए। डिपार्टमेंट की किस्मत तब खुली जब भारत में एक अच्छा डीजी आता है डिपार्टमेंट के लिए, जॉन मार्शल। कौन आता है? जॉन मार्शल एक दिन अपने ऑफिस में बैठा बैठा पन्ने पलट रहा था, पुरानी फाइलें देख रहा था, और एक फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि पंजाब में एक गांव के अंदर रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटें मिली है। पंजाब के गांव में रेलवे लाइन बिछाते समय क्या मिली है? उसने रिपोर्ट चेक की, रिपोर्ट थी 1856 की। कब की रिपोर्ट थी? लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 2 इंजीनियर भाई थे वहां पे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। क्या क्या नाम था? उन्होंने मजदूरों से कहा कि रेलवे लाइन के लिए पक्की ईंटों की आवश्यकता है, कहां से लेके आए? खूब सारी ईंटें चाहिए। मजदूरों ने कहा कि सर ये हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव है, यहाँ पर एक मिट्टी का टीला है, उस मिट्टी के टीले को जब हटाते हैं तो नीचे ईंटें ईंटें, वहां से ईंटें लेके आ जाओ। इंजीनियर बंधुओं ने कहा कि मूर्खों, एक तो खूब सारी चाहिए, एक पक्की चाहिए। मजदूरों ने कहा सर जहां तक बात है खूब सारी की, तो हम 3 पीढ़ियों से मकान बना रहे हैं, अभी तक तो खत्म हुई नहीं। जहां तक बात है पक्की की तो एक बार सिर बढ़ा के देख लो, यदि सिर बच जाए तो आपकी जूती हमारा सर। इंजीनियर बंधुओं ने जाके देखा, वाकई बहुत सारी ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। वो लेके आगे लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने में उनका यूज ले लिया। पर बेचारे भले थे दोनों भाई, रिपोर्ट तैयार करके ऊपर देके गए, लेकिन ऊपर वालों ने चेक नहीं की। जॉन मार्शल को जब पता चला तो जॉन मार्शल ने अपना एक बंदा भेजा कि जाओ खुदाई करो वहां पे। दयाराम साहनी। किसको भेजा? दयाराम साहनी ने जाके जब वो गांव खोदना शुरू किया, लेयर हटाई, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, पूरी लेयर हटाते हुए जब नीचा गया
तो उसके अचंभे का पारावार नहीं था कि 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक नगर था जिसमें सारे के सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, सारे एक सीध में बने हुए थे। सारे मकानों के अंदर डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल मकान भी थे। उनमें प्रत्येक मकान में एक रसोई, एक स्नानघर और एक कुआं बना हुआ था। मकान के सारे दरवाजे ऑफ रोड खुल रहे थे। मकान के एक भी ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की नहीं थी। मकान के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर खिड़कियां बनी हुई थी। सब मकानों में नालियां थी, वो पक्की थी, उनके ऊपर ढकी हुई थी, बीच में नरमोके थे, बाहर नाले में जाके मिल रही थी, नाला बाहर जाके मिल रहा था, गंदा पानी पूरा बाहर जा रहा था। सड़कें बनी हुई थी, सड़कें समकोण पर थी, मुख्य सड़क को जाके काट रही थी। उसने कहा है क्या, कब का ये गांव? लोगों ने कहा हमें तो पता ही नहीं, तूने खोदा है, हम तो ऊपर ऊपर से कर रहे थे। उसने जॉन मार्शल को कहा कि सर ये मिला है इधर से कुछ। जॉन मार्शल ने कहा होल्ड, एक बार चुप रहे, किसी को बताने नहीं है बात। ये कुछ बताते नहीं बताते अगले ही साल रखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन करते हुए थोड़ा नीचे पहुंचे तो उससे भी बड़ा, पीछे वाले गांव से भी बड़ा 125 हेक्टर में फैली हुई एक बस्ती मिली जो डिट्टो वैसी थी जैसी पहले वाली थी। पहले वाला नगर का नाम है हड़प्पा, दूसरे वाले नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। पर अचंभे की बात यह नहीं है कि दो नगर मिल गए, अचंभे की बात यह थी कि दोनों नगरों के बीच की डिस्टेंस 375 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 375, पौने 400 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। एक दूसरे से दूर बसे हुए शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर जोधपुर एक जैसे? क्या जोधपुर अजमेर एक जैसे हैं? क्या अजमेर उदयपुर एक जैसे हैं? तो 400 किलोमीटर की दूरी के दो शहर एक जैसे कैसे हैं? इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कोई ना कोई एक शासन प्रणाली है जिसने कहा है, कोई ना कोई एक राजा जिसने कहा कि सारे मकान एक जैसे बनेंगे, जिसने कहा है कि सारे मकान मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे नहीं खोलेंगे, जिसने कहा है कि सारे मकानों में ग्राउंड फ्लोर पर एक भी खिड़की नहीं होगी, खिड़कियां जो भी होगी वो अपर वाले पे होगी। प्राइवेसी मैटर्स। आता जाता आदमी कोई भी अपने घर के अंदर झांकना नहीं चाहिए, ये वो पहले से कर रहे थे अपने। इसका मतलब तभी एक जैसे शहर मिले और अंग्रेजों को इस बात का मजा आया। और 1924 के अंदर जॉन मार्शल घोषणा करता है कि दुनिया में पहली बार कहीं पर नगर बसे थे, वो देश है इंडिया। दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों के मकान बने, वो देश है इंडिया। दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां बनी, वो देश है इंडिया। इंडिया इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन है? इंडिया। इसलिए हम बड़े प्राउड के साथ जब SR राव अपनी बुक लिखते हैं, उस बुक में लिखते हैं जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया। क्या स्टेटमेंट बताओ देखे? जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे, क्योंकि जॉन मार्शल जब तक नहीं आया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई, और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई भारत का इतिहास ऋग्वेद से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? और ऋग्वेद है 1500 BC। ऋग्वेद कब का है? और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होगी तो हमारा इतिहास जा रहा था 4500 BC। कहां जा रहा था? 4500। तो कितने साल पीछे चले गए? तो किसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत को 3000 साल पीछे ले जाके छोड़ दिया? और अब जॉन मार्शल ने कहा खोद दो रे पूरा का पूरा इलाका, धुआं धुआं कर दो चारों तरफ। अब उधर से पंजाब और सिंध को खोदना शुरू किया। दिल्ली सेंटर मिले, आज चहुंदड़ो मिला, आज कोटदीजी मिला, आज अल्लादीनो मिला, सोरतुगई मिला, आज मुंडीकाक मिला, सुरकोटड़ा मिला, सूतकांगेडोर मिला। पूरे इलाके के अंदर क्षेत्र के अंदर सबके अंदर इलाके मिलते चले गए, अलग अलग सेंटर मिलते चले गए। दुर्भाग्य 47 में जैसे पार्टीशन हुआ, देश 2 टुकड़ों में बंटा, सारे के सारे टुकड़े पाकिस्तान में चले गए। हमारे पास केवल 2 जगह थी, कोटला निहंग और रंगपुर। कौन सी 2 जगह थी? अब पाकिस्तान ने अपने को आगे NCRT चेंज करो रहे। दुनिया में पहली बार पक्के ईंटों के मकान पाकिस्तान में बने थे, दुनिया में पहली बार नगर पाकिस्तान में बने थे, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां पाकिस्तान में थी, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान। हमने कहा सर पहले सेम थे, अपने थप्पड़ मारेंगे, कोई सेम नहीं, तो तुम अलग और हम। तो अपने वाले का किसी का दिमाग काम किया कि जब उधर वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में लोग रह सकते हैं तो अपने वाले में भी तो रहते होंगे। लाइन खींच के थोड़ी रहते हैं, कोई उधर उधर रहेंगे इधर नहीं रहेंगे, अपने वाली खुदाई करवाई जाए। आजादी के बाद हमने हमारे वाले पंजाब की खुदाई करवाई, बहुत जल्दी हमें एक सेंटर मिलता है रोपड़। कौन सा सेंटर मिलता है? आजादी के बाद जो फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट जो हमारी थी वो कौन सी थी? और रोपड़ मिलते हैं, हमारा हौसला बढ़ा, अरे मिल रहे हैं यार, सेंटर मिल रहे हैं। हम रोपड़ से थोड़ा नीचे उतरे हरियाणा की तरफ, हमें एक बेहतरीन सेंटर मिला बनावली। कौन सा सेंटर मिला? और बनावली मिला। उस दिन हमने पाकिस्तान वालों को कहा कि भुखड़ों मंगतों नालियों के अंदर हाथ धोते थे, वॉश बेसिन है हमारे। वॉश बेसिन मिला, नालियां मिली, छींटे पड़ते इधर उधर, चकाचक वॉश बेसिन है। हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें हमारे हनुमानगढ़ में एक सेंटर मिलता है कालीबंगा। कौन सा सेंटर है? और जब कालीबंगा मिला तो अचंभे की बात यह थी कि जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, डिट्टू कालीबंगा। इसलिए हमारे दशरथ शर्मा ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है?
यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसकी पहली और दूसरी राजधानी है तो उसकी तीसरी राजधानी किसको मान लिया जाए? हम थोड़ा और नीचे उतरे तो हमें लोथल मिला। क्या मिले? लोथल मिला, तब हमें डॉकयार्ड मिलता है, वहां से बंदरगाह। क्या मिलता है? बंदरगाह मिला। तो हमने वापस कहा कि क्या करे, और खेती वाली सभ्यता थी, खेती वाली सभ्यता थी, हम विदेशी व्यापार करते थे, ये बंदरगाह साहब पूरा का पूरा। जब हम गुजरात खोद रहे थे तो हमें एक बेहतरीन सेंटर मिला, धोलावीरा। कौन सा सेंटर मिला? धोलावीरा मिला। तो अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि अब तक के सारे सेंटर किसी ना किसी नदी के किनारे थे, धोलावीरा के पास कोई नदी नहीं, वो कच्छ के रण में है। तो अचंबा ये था कि यदि कच्छ के रण में है तो खेती कैसे करते होंगे। तब हमें पता चला कि इन लोगों ने तालाब से सिंचाई के तरीके निकाल लिए। ड्रिप सिंचाई जानते थे उस समय भी, कि बूंद बूंद सिंचाई कैसे करेंगे, यहाँ से नहर बना के ले जाएंगे, उससे सिंचाई कर लेंगे। हमें धोलावीरा मिला तो हमें पता चला कि यहाँ स्टेडियम है, और तब हमें पता चला कि फीफा इधर होता है। और जब हमें वो स्टेडियम मिला तो स्टेडियम के बाहर नोटिस बोर्ड था, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कुछ ना कुछ, हम पढ़ नहीं पाए, वो बात दूसरी है, पर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ जरूर है। इससे पता चला कि यदि मैच होता है अंदर तब तो स्कोर कार्ड है, यदि अंदर मैच होता है तब तो क्या है? स्कोर। और यदि अंदर हो सकता है थिएटर होता हो, नाटक खेलते हो, फिल्में दिखाते हो, और बाहर लिखा हो कि आज दिखाई जाएगी लव यू हमारी जान। ऐसा भी तो किया जा सकता है। हम थोड़ा और ऊपर की तरफ आए, 1990 में हमें एक बेहतरीन बेहतरीन सेंटर हरियाणा से मिलता है, रविंद्र सिंह बिष्ट को राखी गढ़ी। कौन सा मिलता है? राखी गढ़ी मिला। तब हमने कहा कि साहब मोहनजोदड़ो से 3 गुना बड़ा है। अब तक के एक्सकेविटेड साइट में सबसे बड़ी साइट कोई मिली तो वो कौन सी है? पर अब दूसरा लफड़ा था। शुरुआत में इसके जितने सेंटर मिले थे हमें, वो सारे सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। इसलिए सिंधु और सहायक नदियों के किनारे थे, इसलिए सभ्यता का नाम हमने दिया सिंधु सभ्यता। क्या ने नाम दिया इसका? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अब बड़ी बात यह थी कि अब इसके सेंटर घग्गर के किनारे थे, वो भोगवा के किनारे थे, वो परवरा के किनारे थे, वो हिंडन के किनारे थे। अब नाम क्या दो इसका? तो हमने कहा इसका पहला केंद्र हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जाए? हड़प्पा सभ्यता। क्या दे दिया जाए? पर लोगों ने कहा साहब ये तो झूठ मूठ बोलने वाली सी बात है कि पहला हड़प्पा था इसलिए हड़प्पा नाम दे दो। आप इस तरफ विचार क्यों नहीं करते कि नदियों के किनारे पलने वाली सभ्यताओं में जो ऊपर वाले सेंटर सिंधु के किनारे है, तो नीचे कोई ना कोई नदी तो रही होगी जिसके किनारे सेंटर फलीभूत हुए होंगे, आगे बढ़े होंगे सेंटर। वो कौन सी नदी रही होगी? तब लोगों ने कहा ये वो नदी है जो धरातल पर नहीं है लेकिन दिल में है। हम आज भी गंगा जमुना नहीं बोलते, हम गंगा जमुना सरस्वती बोलते हैं। ये हमारी वो नदी तमा है जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हमने जिक्र किया है, इसलिए हमने कहा सिंधु सरस्वती सभ्यता है। कौन सभ्यता है? जब हम पंजाब और सिंध वाले सेंटर पढ़ेंगे तब हम कहेंगे सिंधु के किनारे थे, जब हम राजस्थान गुजरात के सेंटर पढ़ेंगे तब हम कहेंगे सरस्वती के किनारे थे। और मजे की बात यह कि इस सभ्यता की 350 साइट मिली अब तक, उनमें 200 गुजरात में है। 200 कहां पे है? इसका पता चला कि ये समुद्र के रास्ते व्यापार वाणिज्य हमारा बहुत पुराना है। समुद्र के रास्ते में बहुत पुराना व्यापार वाणिज्य किया करते थे। अरब सागर वाला व्यापार अपने पहले ही हुआ करता था यहाँ से, इसलिए गुजरात के अंदर ये पूरी की पूरी सभ्यता थी। फिर धीरे धीरे वो जो सेंटर है वो इधर आया अपने, वरना बीच में तो पाकिस्तान वालों ने माहौल बना दिया सभ्यता हमारी है। फिर अगर मंग तो 2-4 सेंटर लेके घूम रहे हो, 200 सेंटर हमारे गुजरात में अकेले में पड़े। कितना गुजरात वो 200 साइट अकेला लेके पड़ा हुआ। और फिर नीचे महाराष्ट्र यूपी तक साइट मिलने शुरू हुए। तो अपने जो साइट मिली अपने, वो कौन सी मिली? कालीबंगा। याद रहेगी बात है आपको? तो इसके तीनों नाम क्यों समझ जाओगे ना? सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु सरस्वती क्यों कहते हैं, पहले पड़ जाएगी। अपना सेंटर लिखो, लिखो प्रमुख केंद्र, 1 नंबर लगा के लिखो कालीबंगा। हनुमानगढ़ में कोष्टक में लिख लो हनुमानगढ़। तब याद रखना वॉश बेसिन कहां से मिला है? बनावली। याद रह जाएगा, बनावली के लोग एलिट क्लास के लोग थे। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़। लिखो यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। कौन सी नदी किनारे स्थित है? कौन सा सेंटर? नॉर्मल एक बात लिखो तो लिख लो बोले, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बैंगल्स। लो मैं एक चीज बताता हूं आपको, लिखना मत, सुनो इधर।
अक्सर जब भाषाओं की बात की जाती है तो एक टर्म यूज में ली जाती है। क्या टर्म है बोलो? देखिए, क्या मतलब है इसका? भारत और यूरोप। भारत और यूरोप की भाषाएं एक ही है, इसलिए भारत और यूरोप की भाषाओं के शब्द मिलते हैं आपस में सारे के सारे। विद्वान ये कहते हैं कि किसी टाइम मध्य एशिया में, कहां पर? या तो मध्य एशिया में या यूराल पर्वत के आसपास, यूराल पर्वत है एशिया यूरोप के भी, यूराल पर्वत के पास में, या यूक्रेन के अंदर जो स्टेपीज के मैदान है, या तो स्टेपीज के मैदान में या यूराल पर्वत के आसपास या मध्य एशिया में लोग रहते थे। कालांतर में वो लोग दो भागों में बंटे, कुछ लोग चले गए पश्चिम में, कुछ लोग चले गए पूर्व में। जो पश्चिम में चले गए वो चले गए यूरोप, जो पूर्व में आए वो आगे इंडिया। वो कहां पर आ गए? इंडिया। इसलिए इंडिया वालों की यूरोप वालों की भाषा एक है, भारत और यूरोप वालों की भाषा एक है, इसलिए होगी बहुरूपी। जो लोग उधर पश्चिम की तरफ गए, यूरोप की तरफ गए, वो ठंडी जलवायु में गए इसलिए गोरे हो गए। हम इधर गर्म जलवायु में इसलिए कंपनी कलर अपना चेंज हो गया। बस इतना सा अंतर है, वरना हमारी भाषाओं के शब्द आपस में चेंज नहीं। जैसे मैंने अभी एक शब्द लिखा है आपको, बंगा। क्या शब्द लिखा है? और अपने कहते बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। क्या मतलब होता है? पंजाबी में चूड़ियां कहते हैं बंगा को। आप पंजाबी गाने सुनिए, जिथों मर्जी बंगा चढ़ वाली मित्रा दा ना चलता। लड़का लड़की से कह रहा है जिस मर्जी से जाके चूड़ियां पहन लेना, भाई का नाम चलता है, पैसे देने की आवश्यकता। तो बंगा, बंगा का मतलब क्या हुआ? चूड़ियां। ये कहीं आप राजस्थान गुजरात के अंदर आएंगे तो चूड़ियों को बोलते हैं बंगड़ी। क्या बोलते हैं? इसलिए गुजराती में कहना था माने चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ली दो। आता है उधर आपका? ये कहीं आप इंग्लिश में जाओगे बेंगल्स, एक ही तो है, कोई बेंगल्स कोई बंगा बंगड़ी, कोई चेंज नहीं हो रहा। मैं कई सब तो और बताऊं आपको, बड़े रोचक लगेंगे आपको। एक वैदिक काल में गुप्तचरों को बोलते स्पष्ट। गुप्तचरों को क्या बोलते? तो अभी तक भी तो बोल ही रहे हो, यही तो कहते हो। और बताऊं, एक शब्द है, क्या मतलब होता है? छड़ी। पतली यदि कोई लकड़ी है तो उसको आप क्या बोलोगे? स्टिक बोलोगे। आज भी पंजाबी के अंदर स्टिक ही कहते हैं, पंजाबी वाले बोलते हैं सटियां। क्या बोलते हैं? सटियां कहेंगे आज भी पंजाबी के अंदर। आधे सह तो होते ही नहीं। गंगानगर हनुमानगढ़ से शुरू कर दो, पंजाब, पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, आधा सह कहीं नहीं होता, पूरा सही बोलते हैं। इसलिए पंजाब साइड का या पंजाबी कोई बंदा होगा, गंगानगर का भी कोई बंदा होगा तो बोलेगा स्कॉर्पियो, सकूल, स्प्लेंडर, आधे उसके लिए होते नहीं। इसलिए पंजाबी गानों के अंदर आता है तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी आसी। स्क्रीन शॉट नहीं कि जो तूने इंस्टा पे डीपी लगा रखी थी मैंने उसका स्क्रीन शॉट ले लिया। कश्मीर फाइल साहब मूवी देखते उसमें जो गुंडा बिट्टा वो कहता हम स्टेट के टूल्स नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूल्स नहीं टूल्स। तो उनके आधे तो होते ही नहीं, आधे वाला अक्षर वाला तो होता ही नहीं। तो स्टिक उधर जाके क्या हो गया? तो मैं उधर, हम गंगानगर साइड में छोड़ते थे पढ़ा करते, तब मास्टर जी डंडे मारते कभी क्लास में, तो हम जैसे कहते अरे डंडे पड़े, आज डंडे पड़े। हमारे साथ वहां जो सिखों के बच्चे पढ़ते वो कहते सटियां पई। क्या पड़ी? इससे भी भयंकर मुझे एक शब्द लगता है, कपास होती है कपास, कपास की रुई निकाल लेते, जो लकड़ियां बचती, लकड़ियां सूख जाती तो उनको चूल्हे में जलाने के काम लेते। वो जो लकड़ियां होती उनको चूल्हे में जलाने के काम लेते। उन लकड़ियों को हम उस टाइम बोला करते बनसटी। क्या बोला करते? मुझे अब भी याद आता है कि हमारे घर के वो पीछे पूरी एक ट्रॉली डलवाया करते थे, और वो शाम को मम्मी का डेली टास्क था कि वो लकड़ियां छोटी तोड़ तोड़ के वहां पे रखे आनी। फिर मम्मी आ जाती, फिर थोड़ी देर बाद में हमें से कोई टाबरूम करती है, मम्मी कभी कूद जाती कि लो बनसटी लेके आओ। तो बनसटी का मतलब था वो लकड़ियां लेके आनी है जो चूल्हे के अंदर काम में आएगी। तो चूल्हे में काम आने वाली उन लकड़ियों को, पतली लकड़ियों को क्या बोलते? ये बर्निंग स्टिक्स है, जलाने वाली लकड़ियां, बर्निंग स्टिक्स। बर्न करते हैं, जला रहे हो आप उनको। खाली लकड़ी थी तब बोल रहे थे सटी, चूल्हे वाली लकड़ियां हैं तब आपने क्या कहा? बनसटी का, बनसटियां कहना शुरू किया। और देखिए आप शब्द, क्या शब्द है? किसको कहते थे हम? ऋषि। आप कहोगे सर जंगल में बैठ के एकांत के अंदर आदमी तपस्या करता था उसको क्या कहते? ऋषि। किसी लैब में बैठ के चुपचाप अपने काम को करता रहता है इसलिए आप कहते हो रिसर्च। यही तो है भाई। आप क्या करता था? आपका जो महात्मा था, जो भी आपका जो सन्यासी था, वो क्या करता? वो जंगल में बैठ के इस बात पे रिसर्च कर रहा था कि जीवन बना कैसे। वो इस बात की रिसर्च कर रहा था कि मरने के बाद में ये जो बॉडी समाप्त हो जाती है तो जाती कहां है? क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती है? यहां से मरने के बाद और कहीं उसका एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? जब वो गर्भ में भी आता है तो कहां से आता है? ये शरीर बनता भी है तो कैसे बनता है? इन सब चीजों के जवाब हमारी फिलोसॉफी में।
हम तमाम हिंदू माइथोलॉजी जब पढ़ते हैं, हम पंच महाभूतों से बने हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे सब कुछ है। और हमारे ऋषियों ने इस पर रिसर्च करते 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 एक दिन कहा उन्होंने कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव वो ब्रह्म ना पर है। जो कुछ सत्य है वो ब्रह्म है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो झूठ है, मिथ्या है। इसलिए इस माया जंजाल के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस ब्रह्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये आपका रिसर्च था, कई पीढ़ियों के बाद आप इस रिसर्च पे पहुंचे। सेम उधर यूरोप वाले वैज्ञानिक इस बात का दूसरा रिसर्च कर रहे थे। हम स्पिरिचुअल थे इसलिए इन बातों का रिसर्च कर रहे थे, वो थोड़े मेटलिस्टिक थे इसलिए वो कोई केमिस्ट्री की लैब में बैठ के एक आदमी आधे घंटे तक लगातार टकटकी लगा के देख रहा था कि बूंद गिरेगी तो नीचे नीला होगा कि नहीं होगा। केमिस्ट्री लैब में करते थे, विलियन का रंग नीला हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बूंदे गिरी तो विलियन का रंग नीला हुआ, किए होंगे ऐसे केमिस्ट्री के अंदर। ये क्या है? तो रिसर्च ही तो है। तो इधर आपका ऋषि से क्या बना, उधर जाके कई कई सब तो डिट्टो है। एक अशोक का नाम सुना? अशोक, अपने राजा हुआ अशोक। अशोक ने एक कोड ऑफ कंडक्ट चलाया था, उस कोड ऑफ कंडक्ट को क्या बोलते हैं? धम, है ना। उसने एक नियम बनाए थे, उन नियमों को क्या कहा जाता है? धम। तो उस धम की परिभाषा है। अशोक कहता है किमम धमम, धम क्या है? तो उस धम की परिभाषा बताता अशोक खुद। तो अशोक परिभाषा बताता, उसमें उस परिभाषा का है बोलो देखिए क्या लिखा हुआ। अपासीनवे बहुकयाने दयादाने सजे सोचिए माधवे साधवे। साधवे का मतलब साधु जैसा व्यवहार, सज्जन। माधवे मतलब मृदुता, मीठा व्यवहार। सोचिए मतलब शुद्ध, शुद्ध रहना। सचे मतलब सच बोलना। दाने मतलब दान देना। दया मतलब दया। यहां पे लय लगा दो, ये लय हटा दिया करते तो ये क्या हो जाएगा? आप लय लगाओगे तो बहु कल्याण। क्या हो जाएगा? बहु कल्याण का मतलब पुण्य, बहु मतलब ज्यादा। तो क्या करने चाहिए? ज्यादा क्या करने चाहिए? पुण्य, पुण्य ज्यादा किए जाए। यहां फिर लय लगाओ। अब बोलो ये क्या? अल्पा सिन्वे। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। सिन का मतलब पाप। सिन का मतलब अल्पा सिन्वे, पाप कम हो। बहु कल्याण है, पुण्य ज्यादा हो। दया करो, दान दो, सच बोलो, शुद्ध रहो, मृदुता का व्यवहार करो, साधु की तरह व्यवहार करो, ये धम है। किमम धमम, धम क्या है? उसने धम की परिभाषा बताई। उसने पाप को सिन ही लिख रखा है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। पाप को एग्जैक्टली सिन चेंज ही नहीं किया उसने, शब्द भी चेंज नहीं किया यहां पर आते आते। तो इसका मतलब हमारे यूरोप की भाषाओं के तमाम शब्द है वो आपस के अंदर क्या करते हैं। इसलिए नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार का एक बहुत फर्जी डायलॉग है, इसमें उस अंग्रेज को पकड़ के कहता हमारा त्रिकोण में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बन गया, हमारा मातृ तुम्हारा मदर बन गया, हमारा भ्रातृ तुम्हारा ब्रदर बन गया, हमारा पितृ तुम्हारा फादर बन गया। ना, ऐसे नहीं बने। हम एक ही गोदाम के माल है, इधर भी अपने वाले है उधर भी अपने वाले, इसलिए भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं। याद रहेगी बात है। अच्छा, कालीबंगा का मतलब क्या हुआ? काली चूड़िया। कौन सी नदी के किनारे? इस नदी का सर्वेक्षण करके गया था ओरेल स्टाइन। कौन करके गया था? लिखो। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ये सर्वेक्षण सर्वे ये देख लो, सारे तो अभी तक वैसे ही पड़े हैं। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। घग्गर नदी का क्या क्या था सर? सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में कोई बंदा बताता है तो वो बंदा था एलपीतेसी तोरी। याद आया आपके? बीकानेर वाला था। उसने सबसे पहले कालीबंगा की तरफ इशारा किया था। उसने कहा यार यहाँ खोदो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। गंगा सिंह राजा थे, उसने गंगा सिंह को कहा कि सर ये खोदोगे तो कुछ मिल जाएगा। गंगा सिंह का पक्का बता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पक्का तो क्या होता है, क्या पता मिले क्या पता नहीं मिलेगा ना। फिर इससे अच्छा तो खोद के नहर निकाल ले, गंगा नहर तो लेके आए, इसको क्यों खोदा जाए फालतू में। तो सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी देने वाला कोई बंदा है तो वो बंदा कौन? लिख लो। एलपीतेसी तोरी ने इस सभ्यता की जानकारी दी थी। कालीबंगा गया ना। एलपीतेसी तोरी गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन। एलपीतेसी तोरी ने कालीबंगा की जानकारी, ये लिख लेना बोले। एलपीतेसी तोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। एलपीतेसी तोरी गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। कालीबंगा की जानकारी दी थी, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। फिर इसकी खोज करने वाला जो बंदा था वो 1952 में करता, अमलानंद घोष। किसने खोज की?
लिखो 1952 ईस्वी में, 1952 एडी। उन्नीस सौ बावन ईस्वी में 1952 एडी अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। किसने खोज की थी? अब लिखो उत्खनन करता। एक्सकेवेटर। क्या नाम बताओ देखिए? बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे। इन्होंने कहां का उत्खनन किया था? कहां का किया था? कल। और सुनो देखो बात, जब कालीबंगा का उत्खनन किया गया तो देखा गया कि कालीबंगा में 5 लेयर मिली। कितनी लेयर मिली? 5 स्तर मिले। देख कैसे, मैं बताता हूं। पहले ये लोग किसी एक जगह पे रहते, ये लोग यहां पे रहते, यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ भी होगी, हो सकता है पानी वानी आता हो, तो ये थोड़ा सा गांव में इधर बढ़ गए, थोड़ा ऊंचाई पर चले गए। आज भी आप नोटिस करना, अपना गांव में पुराना घर हो, वहां पर अपने ज्यादा हो गए, तो अब अपने को बाहर घर बनाना है। हम हमेशा ऊंची जगह जाके घर बनाएंगे, है ना? इसलिए हमेशा पुराना गांव नीचे होता चला जाता है, गांव का बाकी हिस्सा वो क्या होता चला जाता है, हमेशा ऊपर। इसलिए अब अभी तक अपने कहते हैं कि जितने भी अपने शहर है, वो जिनमें पुराने वाला भाग है, वो बरसात के टाइम में भर जाता है। हर शहर की समस्या है। अपने जयपुर देख लो, भले बरसात आएगी तो इसका मतलब नीचे वाली तरफ, अपने इधर पानी कम होगा, नीचे जैसे जैसे जाएंगे उधर पानी क्या होता चला जाएगा? ज्यादा, क्योंकि वो अपने ऊपर आ गए, वो नीचे आ गए, तो अपने वाला पानी ढल के उधर ही जाना है, फिर किधर जाना? धीरे धीरे ये थोड़े और ऊपर बढ़ गए, ये और ऊपर बढ़े इधर। 5 लेयर मिली है। कितनी लेयर मिली है? सबसे नई, फिर थोड़ी पुरानी, फिर थोड़ी पुरानी, फिर थोड़ी पुरानी, फिर थोड़ी पुरानी। आई बात समझो? ये जब 5 लेयर मिली तो एक चीज और नोटिस की गई कि इसकी जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है, ये हड़प्पा से पुरानी है। ये क्या है? हड़प्पा से प्राक हड़प्पा, प्री हड़प्पियन है। जैसे हड़प्पा का टाइम आप क्या मानते हो? 2600 से 1900, 2600 बीसी से 1900 बीसी, ये उससे पुरानी जा रही है। ये जो 3 लेयर मिली इसकी बाकी वाली, ये उसके कंटेम्पररी है। इनको अपने कहते हैं विकसित हड़प्पा। क्या बोलते हैं? अब मैं और बताऊं, देखो इसका मतलब समझाता हूं। जब हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तब हम नगरीय सभ्यता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा सभ्यता, इसका मतलब नगरों वाली सभ्यता थी। पर नगर अचानक नहीं बनता ना, पहले कोई गांव रहा होगा, गांव से विकास करते करते धीरे धीरे क्या बना होगा? नगर। इसका मतलब ये पहली 2 लेयर तक तो गांव था, धीरे धीरे डेवलप हुआ तो इधर क्या बन गया? ये शहर। इसका मतलब है कालीबंगा से हमें 2 प्रकार के हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। कौन कौन सी? प्री हड़प्पियन और डेवलप्ड हड़प्पियन। प्री हड़प्पियन की कौन कौन सी लेयर है? 1 और 2। और विकसित हड़प्पियन की कौन कौन सी लेयर है? आई बात सुन। सेम डिट्टो ऐसा कैसा सेंटर हमें एक पाकिस्तान में मिला है, उस सेंटर का नाम है कोट दीजी। क्या नाम उस सेंटर का? दोनों बातें लिखते हैं, लिखो। यहां से 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। 5 स्टेज वर एक्सकेवेटेड हियर। यहां से 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था। 5 स्टेज वर एक्सकेवेटेड हियर। लिख लेना, प्राक हड़प्पा बराबर 1 व 2, विकसित हड़प्पा बराबर 3 4 5। प्री हड़प्पियन, डेवलप्ड हड़प्पियन। प्री हड़प्पियन 1 2, डेवलप्ड हड़प्पियन 3 4 5। तो प्राक हड़प्पा की तो कौन कौन सी 2 लेयर होगी? 1 2। और विकसित हड़प्पा की कौन कौन सी होगी? अब कोई पूछेगा कि हमें कालीबंगा से कौन कौन से हड़प्पा के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो कौन कौन से? प्राक हड़प्पा,
विकसित अरब, प्री हड़प्पियन, डेवलप्ड हड़प्पियन। ऐसा कैसा सेंटर पाकिस्तान में कौन सा मिला? लिख लो, पाकिस्तान का कोट दीजी कालीबंगा के समान है। कोट दीजी और पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। पाकिस्तान का कोट दीजी कालीबंगा के समान है। कोट दीजी और पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। पाकिस्तान का कोट दीजी कालीबंगा के समान है। कोट दीजी ऑफ कालीबंगा, सॉरी कोट दीजी ऑफ पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। अपने एक हिस्टोरियन में दशरथ शर्मा, ये नाम तो पढ़ा आपने, वो कहते हैं कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजधानी है? लिख लो, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। दशरथ शर्मा कोल्ड कालीबंगा इज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। दशरथ शर्मा कोल्ड कालीबंगा इज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। कौन सी राजधानी कहा था? किसने? दशरथ शर्मा ने। क्या कहा इसको? हड़प्पा सभ्यता की। अच्छा, ये आपने एंशिएंट थोड़ी सी पढ़ी जो उसके अंदर पढ़ा होगा कि हड़प्पा के जितने भी शहर है वो दो भागों में थे। एक उसका पश्चिमी भाग होता था, एक उसका पूर्वी भाग होता था। कौन कौन से दो भाग होते? पश्चिमी भाग तो ऊंचा बना होता, पूर्वी भाग नीचा। ये इसका वेस्टर्न पार्ट और ये इसका ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट हुआ करता उसको बोलते दुर्ग। क्या बोलते? सिटाडेल। और इसके अंदर बने होते प्रशासनिक भवन। क्या बने होते? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो भी होती वो हमेशा पश्चिमी भाग के अंदर हुआ करती। इसका जो पूर्वी भाग हुआ करता इसको बोला करते निचला नगर। क्या बोलते? निचला नगर। ये थोड़ा नीचे बना होता, निचला नगर कहलाता। और इसमें जन सामान्य के भवन थे। कॉमन पीपल के जो हाउस बने हुए थे वो किधर बने हुए थे? पूर्वी भाग में, पश्चिमी में? बताओ देखे, दोबारा बताओ मुझे, कितने भागों में बटा हुआ था शहर? कौन कौन से दो भाग? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग क्या कहलाता? इसमें क्या बने होते? पूर्वी भाग क्या कहलाता? लोअर टाउन में क्या बने होते? जन सामान्य के मकान। पर दोनों के अलग अलग चार दीवारी होती। इसकी चार दीवारी अलग, इसकी चार दीवारी अलग, इसका रैम्पार्ट अलग, उसका परकोटा अलग और इसका परकोटा अलग। याद रहेगी बात है? लिखो, नगर दो भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नगर दो भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नगर दो भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ए लगा के लिखो, ए लगा के लिखो दुर्ग। ए लगा के लिखो पश्चिमी भाग। पहले लिखो पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग बराबर लिखो दुर्ग सिटाडेल। पश्चिमी भाग बराबर लिखो दुर्ग सिटाडेल। और कोष्टक में लिखो प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। बी लगा के लिखो पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट। पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट बराबर लिखो निचला नगर, लोअर टाउन। लोअर टाउन, निचला नगर। कोष्टक में लिखो जन सामान्य के भवन, बिल्डिंग्स ऑफ कॉमन पीपल, हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल। कुल मिला करने का मतलब ये है, पश्चिमी भाग सिविल लाइन्स है, पूर्वी भाग अपना है बाईपास, अपने जन सामान्य के लोग रहते। भाई मुख्यमंत्री राज्यपाल आज भी तो उधर रहते हैं ना, सिविल लाइन्स के अंदर रहते हैं। तो आज भी हमेशा किसी भी शहर में प्रशासन का रहने की जगह अलग होगी, जन सामान्य के अलग हो। ये भारत में परंपरा अब तक भी बनी हुई। आप दिल्ली जाओ, जो नई दिल्ली के अंदर ये रायसीना हिल सर, ये 10 जनपद है, यहाँ सारी बिल्डिंग्स है, वहां पे लोग रहते हुए नहीं मिलेंगे, बाकी दिल्ली में लोग रहते हुए मिल जाएंगे। अपना जयपुर देख लो, सिविल लाइन्स के इधर जाओगे तो आपको सर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री सारे उधर रहते हैं, अपने इधर जन सामान्य के लोग रहते हैं। तो ये कहीं यहाँ पर भी दो भाग में होता। पर दोनों की चार दीवारियां क्या थी? लिखो, दोनों भाग अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। दोनों भाग अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए थे। Both parts were covered by different ramparts. दोनों भाग अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए थे। Both parts were covered by different ramparts. अब साक्ष्य लिखो, अपने साक्ष्य क्या क्या? एविडेंसेस।
देखो एक और बताऊं, ये ना इसका जो प्राकड़प्पा वाला पार्ट है, प्राकड़प्पा वाले पार्ट में इस नीचे वाले पार्ट के अंदर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, कौन सा हिस्सा इसका, यहां पर एक खेत मिला है। क्या मिला है? तो खेत कौन सी दिशा से मिलता है? दक्षिणी पूर्वी। कौन सी दिशा से? लिखो जुता हुआ खेत, प्लग्ड फार्म। जुता हुआ खेत, प्लग्ड फार्म। कोष्टक में लिखो दक्षिणी पूर्वी दिशा। लो मुझे एक चीज और बताओ, देख इंग्लिश वालों, आप इस वर्ड को क्या बोलते हो? प्लाऊ। क्या बोलते हैं? आज भी खेत के अंदर हल चला देते ना, कहते प्लाऊ मरे है। एक एक गांव वाला अंग्रेजी बोलता है। नॉर्मली आज भी इसको यही कहते हैं। तो ट्रैक्टर से वो चलवाते हैं, उसके अंदर आज 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 क्या काम कर रहे हैं? प्लाऊ मरे आज, है ना? या कल क्या करोगे? प्लाऊ चलाना है। तो ये प्लाऊ का मतलब ये खेत को जोत देंगे। तो जुता हुआ खेत वो प्लाऊ ही होता था। तो पहले वाले अंग्रेजी वाले प्लाऊ कर रहे थे, अपने वाले क्या कर रहे हैं इसको? प्लाऊ। तो जुता हुआ खेत मिलता है कौन सी दिशा से? लिख लो कोष्टक में, दक्षिणी पूर्वी दिशा लिख लिया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिणी पूर्वी दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इस खेत से पता चलता है एक साथ दो फसलें उगा लिया करते ये लोग। लिखो, एक साथ दो फसलें उगाते थे। दे प्लांटेड 2 क्रॉप्स इन सेम टाइम। एक साथ दो फसलें उगाते थे। दे प्लांटेड 2 क्रॉप्स इन सेम टाइम। एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक और जोरदार चीज बताता हूं, देखो यह है जो इसका नीचे वाला भाग, लोअर टाउन। लोअर टाउन में घुसने का यहाँ पे दरवाजा बना हुआ है। ये दरवाजे के ठीक पास में यहाँ पर एक कमरा है, एक सिंगल कमरा बना हुआ है घुसते ही अंदर। इसका मतलब वॉचमैन रहता है। कौन रहता है? वो चेक करता है कॉलोनी में कौन आया, कौन गया, कितनी देर रुका, कितने नंबर की गाड़ी आई, किसके घर पे जाओगे, नाम लिखवा आगे जाओ, एंट्री करो। अभी भी होता है कॉलोनिया गेट पे, लिखो द्वारपाल कक्ष, वॉचमैन, वॉचमैन रूम, द्वारपाल कक्ष। इसका मतलब प्राइवेसी तो जोरदार ही पसंद थी इनको। हमसे बिना पूछे तो कोई कॉलोनी के अंदर चक्कर भी मार के नहीं जा सकता। कोई पंजाबी गानों की तरह यूं कदेगा गेड़ी मार के, ना ना, जब्त कर लेंगे बाइक तेरी, देख लेना। अच्छा, ईंटें जो भी मिली है वो कच्ची है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि उसके मकान पक्की ईंटों के हैं, लेकिन अपने कालीबंगा के मकान कैसे ईंटों के? कच्ची। लिख लो कच्ची ईंटें, रो ब्रिक्स, कच्ची ईंटें, रो ब्रिक्स। इसका मतलब इधर गरीब लोग रहते हैं। लिखो आगे, कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। कालीबंगा वॉज ए डिप्राइव कॉलोनी, मतलब राजस्थान शुरू से ही बीपीएल ही था। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। गंगानगर नुमानगढ़ी गरीब है तो बाकियों की तो कल्पना ही क्या की जाए। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। कालीबंगा वॉज ए डिप्राइव कॉलोनी। पर जो ईंटें मिली है ना, उनपे कुछ ना कुछ बना हुआ है। जैसे ईंट है, ईंट के ऊपर किसी ने ये ज्योमेट्रिकल बना दिए, या किसी ने कुछ फूल बना दिए, या वो अपने क्या साथ ही बनाते हैं, ये स्वास्थ्य उल्टा बना दिया मैंने, जो भी ऐसा कुछ बनाते हैं। अलंकृत ईंटें, कैसी ईंटें? लिखो डेकोरेटेड ब्रिक्स। गरीब आदमी सजावट तो कर ही सकता है। डेकोरेटेड ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता है पक्की ईंटों की नालियां। यहाँ पे पक्की ईंटों की नालियां नहीं है, मिली भी है तो बहुत कम मिली है। जबकि नालियां यहाँ पे मिलती है लकड़ी की। किसकी नालियां? लिखो लकड़ी की नालियां, वुडन ड्रेनेज सिस्टम। लकड़ी की नालियां, वुडन ड्रेनेज सिस्टम। वुडन ड्रेनेज सिस्टम, लकड़ी की नालियां। किसकी नालियां मिल रही? लकड़ी की नालियां मिलती है, वुडन ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है। इसका मतलब है, अब कोई आपसे पूछेगी हड़प्पा सभ्यता का वह केंद्र था, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। वो कौन सा सेंटर है? कालीबंगा। लिख लो, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, जल निकासी का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव। अगला देख लो, अग्निकुंड, फायर अल्टार्स। अग्निकुंड तो कल मैंने समझाए थे, फायर अल्टार्स, अग्निकुंड। चलो मंडे को मिलेंगे।